चले जी एवरीवन, मेरे दोस्तों, आज की सेशन से हम लोग आई वोंट कॉल इट अ क्लास। आज के सेशन से हम लोग अपना मार्च 2021 के अटेम्प्ट के लिए एसीसीए का एफआर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एफआर बोले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको पहले F7 कहा जाता था। हम उसका कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, द रीजन कि मैं इस सेशन को सेशन कह रहा हूँ, मैं क्लास नहीं कह रहा, उसका कोर ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर हम लोगों ने कोई डीप डाइव नहीं करनी, हमने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करना, हमने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करना, बल्कि इस पूरे सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सबसे पहले तो एक नो हाउ दे सकें सब्जेक्ट के बारे में। एक बड़ी फेमस सेइंग है हमारे यहाँ फाइनेंस के अंदर कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कि जो एफआर का पेपर जिसके लिए आप एनरोल होना चाहते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा नो हाउ ले लें कि ये पेपर है क्या है, इसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या चीजें एग्जामिनेबल होती हैं, क्या क्या चीजें एग्जामिनेबल नहीं होती, किस चीज पे फोकस करना चाहिए है, किस चीज पे नहीं फोकस करना चाहिए, हमारा कोर्स वर्क क्या होगा, हम किस तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे। फिर एक कॉमन सवाल आपकी आपका ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल सर, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, या ये फिजिकल क्लासेस हैं, ये रेगुलर क्लासेस हैं, या ये कोई अदर देन दैट क्लासेस हैं। आपका एक कॉमन सवाल ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल क्लास स्केड्यूल क्या होगा, कब कब क्लासें होंगी, कितनी देर की क्लासें होंगी। आपका एक कॉमन सवाल ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल सर कोर्स कब कंप्लीट होगा, एग्जामिनेशन से कितने दिन पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमको कौन सा, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है हम कौन सा स्टडी टेक्स्ट ले लें, हमें कौन सी एग्जाम किट्स करनी चाहिए, नोट्स का क्या होगा। So these are some range of scenarios, range of questions that you would want to ask, and even before you ask, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ, राइट? तो मैं आपको पहले से सारी की सारी बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। अच्छा, तो ऑलराइट, तो बेसिकली ये कुछ सिनेरियोज हैं जिनका आप आंसर ड्रिल डाउन करना चाहते हैं, और आपको मैं आंसर देना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों का होगा क्या। बट आई बिलीव फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप सब लोगों को सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि जिस पेपर के लिए आप मार्च 2021 के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, ये पेपर किस बारे में है, इस पेपर के अंदर मेरी एक्सपर्टीज क्या है, इस पेपर के अंदर आप कैसे एक्सपर्टीज डेवलप करेंगे, और इसको पास करने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है। पहले हम पेपर्स के ऊपर बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्वेरीज के ऊपर बात करेंगे, जनरल चीजों के ऊपर बात करेंगे, क्लास शेड्यूल्स के ऊपर बात करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस क्लास, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, सॉरी, हम लोग फिर आपकी जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस के जवाब की तरफ चले जाएंगे। क्लियर? तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल रखिएगा। रेस्ट अश्योर्ड, आपके सारे के सारे जो भी सवाल होंगे, वी आर गोइंग टू आंसर दैट। क्लियर? बात शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि आप एफआर का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। एफआर का कोर्स पढ़ने के लिए जब आप मेरे पास आए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको चंद लोगों ने कहा होगा या रिकमेंड किया होगा कि ये साहब हैं, इनसे जाके पढ़ लीजिए, तो आप लोग थोड़े से फ़ायदे के अंदर रहेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही है। ये सब्जेक्ट मैं अब बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबब्ली आपकी ये पहली अटेम्प्ट होगी, लेकिन ये मेरी पहली अटेम्प्ट नहीं है। तो आई हैव गॉट गुड एक्सपर्टीज़ इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मेरा एकेडमिक प्रोफाइल जो है, मेरा प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है, वो इतना सॉलिड है कि आई कैन श्योरली इंश्योर यू कि मैं आपको एक अच्छा पास रिजल्ट लाने के लिए हेल्प कर सकता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशंस आप सब लोगों के सामने हैं, नथिंग टू डिस्कस अबाउट इट, और अपने मतलब मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन नेवरदलेस आई कैन अश्योर यू कि आपका मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह रहेगा नहीं जाएगा। खैर, बात स्टार्ट करते हैं। We want to know, sir, we want to know all about F7, we want to know all about FR. तो सर, ये एफआर या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है किस बारे में, ये बेसिकली है क्या भला। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर आपको पता नहीं है, मेरा F3 को ओ हो मतलब बिल्कुल ऑन सीन था मेरा F3 के अंदर, टीचर के बोलने से पहले मैं F3 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करता था। आप हैं कौन? मैं तो ऐसी, मेरी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है सर। The first thing that you need to understand in this class, in this particular class, is this is not a financial accounting class. This is not a financial accounting class. F7 का paper is financial reporting का paper, and financial reporting is a bit different from financial accounting. देखिए, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात किया करते थे ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने वाला इंसान या फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने वाला एक, सो टू से, एक जूनियर, एक अकाउंटेंट, एक जूनियर अकाउंटेंट था।
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना बड़ी जूनियर लेवल की थी, यानी उसका काम ये था कि वो ट्रांजैक्शंस को जमा करेगा, वो ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेगा, उन ट्रांजैक्शन से लेजर अकाउंट्स बनाएगा, लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनाएगा और ट्रायल बैलेंस को इंश्योर करेगा कि ट्रायल बैलेंस इज वर्किंग फाइन। यानी उसका काम होता था बेसिकली, जिसको मैं कहूंगा मुंशी लेवल का काम। उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि ही इंश्योर्स दैट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली एंड एवरीथिंग बैलेंसेस डाउन, डेबिट क्रेडिट्स के बराबर है। हाँ, उसके आपके ये आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज होती थी, आपके स्कोप के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में ये होता था कि आप कंट्रोल अकाउंट्स बना लेंगे और कंट्रोल अकाउंट्स को रिकंसाइल भी कर लेंगे। वहाँ आपके काम में ये होता था कि भाई फॉर एग्जांपल आप बैंक को रिकंसाइल कर लेंगे, अपनी बुक्स को और बैंक स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल कर लेंगे। आपका थोड़ा बहुत काम ये होता था अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स के अंदर कि आप डेप्रिसिएशन, बैड डेट के टॉपिक्स को समझते हो और उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग जानते हो। द रिपोर्टिंग इज नॉट अबाउट दिस थिंग्स। हाँ, रिपोर्टिंग के अंदर अकाउंटिंग का एस्पेक्ट कवर होता है, लेकिन रिपोर्टिंग का जो स्कोप है, यानी इस पेपर का जो स्कोप है, ये बहुत सुपरलेटिव है डिग्री के ऊपर है एज कंपेयर टू F3। यहाँ का जो अकाउंटेंट है वो एक स्टेप पीछे है, यानी ऐसे समझ लें कि एक पेपर पीछे है टू बी क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। यहाँ पे जो एंगल है कोर्स का, वो एंगल ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हमें ये बात पता है कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है, बट हमारा कोर ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम सिर्फ ये समझ सकें कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। हमें ये बात समझनी होगी कि इस ट्रायल बैलेंस वाली इंफॉर्मेशन को आने वालों को, यानी सामने वालों को, स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कैसे किया जाए। हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है रिपोर्टिंग का। आई एम सॉरी, how to report particular information to the shareholders, to the stakeholders। हमारा ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग का है। तो इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग फोकस कर रहे होंगे इस बात के ऊपर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली जाके पब्लिश कैसे होती हैं, या अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश हो जाती हैं तो उनके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स या कौन कौन से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर मिसिंग हो जाएं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहलाती। कहने को वो खूबसूरत सा बना हुआ इनकम स्टेटमेंट होगी, कहने को तो वो खूबसूरत से बनी हुई बैलेंस शीट होगी, लेकिन उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइटल नहीं दिया जा सकेगा। कब ऐसा होता है कि आप ट्रू एंड फेयर व्यू सामने वाले को दे रहे हो और इस बात को इनेबल कर रहे हो कि कोई और आके इसके ऊपर अपना ऑडिट ओपिनियन काम कर जो है दे पाए। तो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। यानी अब आप इसको ऐसे समझें कि अब आप थोड़े से सीनियर लेवल के ऊपर आ चुके हैं, एक आपके अंदर एक जूनियर है F3 वाला जो कि मेक श्योर करेगा कि हिसाब किताब सारा सही रिकॉर्ड हुआ हो, आप उसके सीनियर है। और आप ये मेक श्योर करेंगे कि जो डाटा कलेक्ट किया है आपके जूनियर अकाउंटेंट ने, वो डाटा अब सही तरीके से अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए कम्युनिकेट हो जाए सामने वालों को। नाउ दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सामने वालों तक कम्युनिकेशन करना। क्लियर होती है बात? अब हमें ऑब्जेक्टिव तो पता लग गया कि F7 इज नॉट F3, यानी फॉर दैट से F3 वाले 90% काम आपको F7 में नहीं करने होते। कोई बच्चों वाली बेड डेट की अकाउंटिंग नहीं, कोई लेजर अकाउंट सो टू से नहीं, कोई ट्रायल बैलेंस की कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई बैंक रिकॉन नहीं, कोई पेटी टॉपिक्स कोई भी नहीं होते, कैश बुक चैश बुक बना लेना, कोई ऐसा बेकार टॉपिक नहीं होता। बल्कि अगर मैं पूरे F7 के कोर्स को कैटेगराइज करने की कोशिश करूं, मैं पूरे F7 के कोर्स को बांट दूंगा इन टॉपिक्स के अंदर। अभी आपके सामने जो मैंने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने पूरे F7 के कोर्स को कैटेगराइज किया है। आप देखें टोटल 7 ब्रॉड टॉपिक्स के अंदर। ये ना समझिएगा कि इस पूरे के पूरे पेपर के अंदर 7 ही टॉपिक है। एक्चुअली शायद 700 कॉन्सेप्ट्स होंगे, 7 तो नहीं है, 700 कॉन्सेप्ट्स होंगे। लेकिन अगर मैं पूरे F7 के कोर्स को इन नेटशेल कैटेगराइज कर दूं कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 7 मेजर एरियाज इस पूरे पेपर के निकल कर आते हैं। हमारा काम अब ये होगा आज के सेशन के अंदर कि मैं इन 7 टॉपिक्स को पहले वन बाय वन आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक नो हाउ मिल जाए कि इस पूरे कोर्स के अंदर ब्रॉडली है क्या क्या। और फिर उसके बाद हम कुछ कोर टॉपिक्स को उठाएंगे और उनको ड्रिल डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। हम उनके अंदर डीप डाइव लेना स्टार्ट कर देंगे, एक डिटेल्ड डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? अगर मैं 7 कोर एरियाज की बात करूं F7 के अंदर, तो 7 कोर एरियाज के अंदर से जो सबसे
पहला एंड शायद सबसे इम्पोर्टेंट एरिया आपके कोर्स वर्क के अंदर है, वो एरिया आपके पास होगा। द फर्स्ट टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इज द IASB's कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। वैसे तो देखिए, सच बात अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये जो IASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये IASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहने को तो सिर्फ 2 या 3 पेज का डॉक्यूमेंट है, यानी इट इज अ क्वाइट शॉर्ट टॉपिक, बट आई कैन अश्योर यू कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट essential topics that you can think of. This is one of the most essential topics that you can think of. यानी मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करें ना, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज लाइक द बाइबल ऑफ रिपोर्टिंग की दुनिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी किसी किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं ना, आप फॉर एग्जांपल इफ यू फॉलो इस्लाम, जब आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो इस्लाम इज अ वे ऑफ लिविंग। इस्लाम तो एक प्रैक्टिस का नाम है, लेकिन इस्लाम को फॉलो करने से पहले आपको कम से कम कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर यकीन रखना पड़ता है। वो फंडामेंटल्स के ऊपर अगर आप यकीन रखें तो ही आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक प्रैक्टिस का नाम है, तो समझ लो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उस समझ लो उसकी फंडामेंटल बाइबल है। यानी ऐसा कोई मुसलमान तो नहीं हो सकता ना जो मुसलमान ये बोले कि यार हाँ मुझे इस्लाम बड़ा अच्छा लगता है और मैं इस्लाम के ऊपर बड़ा यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं नाउजुबिल्लाह होली बुक ऑफ कुरान को नहीं मानता। इट इज जस्ट अनइमेजिनेबल। इसी तरह अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एज अ रिलीजन मानते हैं, तो आपके लिए आपकी होली बुक क्या है, यानी आपके लिए आपकी आपकी बाइबल क्या है, आपके लिए डिवाइन डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या है, वो आपके लिए आपका डिवाइन डॉक्यूमेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। कोई भी रिपोर्टिंग अकाउंटेंट दुनिया में ऐसा पैदा ही नहीं हो सकता, ना पैदा हुआ होगा, जो कि ये बोले कि यार मैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तो सामने लेकर आता, लेकिन मुझे रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी लगती है, मुझे अकाउंट्स का सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगता है। इट इज ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल। तो हमारा जो हमारा पहला बिल्डिंग ब्लॉक होगा इस कोर्स का, जो करेगा इस रीजन के ऊपर ईमान लेकर आने के लिए, वो होगा IASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। और अगर ISB के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को याद रखना है ना, तो आप इसके साथ मैं ऐसे लिख देता हूं कि दिस इज आवर होली बुक, दिस इज आवर होली बुक। ये है तो बाकी सब है, ये नहीं है तो बाकी सब नहीं है। अच्छा, एक बात उसामा ने बड़ी क्लियर कर दी है, मैं भी बोल चुका था अपने स्टार्ट में, मेक श्योर आपके माइक्स म्यूटेड हो। मेक श्योर सब लोगों ने खुद से जाके देखना है कि आपके माइक्स और आपकी वीडियोस बंद होनी चाहिए। आई कांट हेयर यू इन एनी केस। सही है, तो मेक श्योर करें कि माइक अपने प्लीज म्यूट रखें। ठीक है, तो अब आईएसबी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज द होली बुक। हम आईएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर ईमान लेकर आएंगे और फिर उसके बाद हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और हम वाकई में जाके डीप डाइव करेंगे कि आखिरकार इस कोर्स के अंदर एक रिपोर्टिंग अकाउंटेंट को करना क्या क्या चाहिए है। नेक्स्ट जो एरिया जो आपके कोर्स के अंदर होगा, वो कोर्स के अंदर एरिया होगा मेरे दोस्तों, विच इज IAS एंड IFRS। वी किसी को आइडिया है ये IAS और IFRS नामी चीज क्या होती है? व्हाट डू वी मीन बाय IAS एंड IFRS? कोई कह सकता है मुझे? कोई चैट बॉक्स में बताए। IAS सुना सुना लग रहा है नाम? हाँ, IAS बोले तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सही, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस इज IAS। फिर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं IFRS। IFRS क्या है? इंटरनेशनल financial reporting standards. There are two important terminologies that you need to understand. एक चीज का नाम क्या है? IAS और एक चीज का नाम क्या है? IFRS। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। कैन एनी वन ऑफ यू, हम शक्ति को ले लें, अदील को ले लें, अहमद को ले लें, जैफा को ले लें, हम किसी को भी ले लें, कैन एनी वन टेल मी what is the difference between IAS and IFRS? What is the difference between these two things? और कोई ये नहीं बोलेगा सर स्पेलिंग का फर्क है, मतलब भाई लॉल। What is the difference between IAS and IFRS? Accounting standards before 2000s were known as IAS and after 2000 standards were named as IFRS. I'll take that thing as okay.
Sir, what is the difference between IAS and IFRS? Actually, you are here to understand the difference between IAS and IFRS. माहिर ने जो अपनी इलेबरेशन दी, उसने अपनी इलेबरेशन के अंदर ये बोला कि सर जो 2000 के साल से पहले आए थे ना वो आईएएस कहलाते थे, और जो 2000 के साल के बाद आए उनको आईएफआरएस कहा जाता था. अप टू सम एक्सटेंट दिस इज ट्रू. यानी पहली बात तो हमें ये अंडरस्टैंड कर लेनी है कि चाहे चीज को हम आईएएस बोलें या चीज को हम आईएफआरएस बोलें, हैं दोनों ये एक ही चीज है. लेकिन फिर सर सवाल ये होता है कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि लेट अस सपोज कि हमारी बर्थ डेट है, मैं ऐसी प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी बर्थ डेट है 1995. तो अगर कोई बंदा 1995 के अंदर पैदा हुआ है तो क्या डज इट मेक सेंस कि हम उसको बोलें कि भाई 2000 के साल तक हम आपको यासिर बुलाया करेंगे और 2000 के साल के बाद हम आपको यामीन बुलाया करेंगे, आपका नाम चेंज कर देंगे? डज इट मेक एनी सेंस? इट यूजुअली डजंट. लोग चीज का जब एक नाम डिसाइड हो जाता है तो वो फॉर लॉन्ग होता है और फॉर एवर लास्टिंग होता है. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एक ही चीज है. फर्क सिर्फ ये है कि जो पुराने दुनिया के अंदर काम करने के तरीके आया करते थे, काम करने के स्टैंडर्ड्स आया करते थे, उनको आईएएस के नाम से पुकारा जाता था, और लेटर स्टेज के ऊपर उनका नाम तब्दील कर दिया गया, उनका नाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रख दिया गया. बट सर सवाल यही था कि आखिरकार नाम में तब्दीली हुई क्यों? तो नाम में तब्दीली इसी वजह से हुई क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज नाउ वेरी डिफरेंट. पुराने जमाने का अकाउंटेंट उठा लें, आप पुराने जमाने का अकाउंटेंट उठाएंगे ना, लेट अस सपोज अगर कोई इंसान जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई की है, लेट अस सपोज 20 टू 25 इयर्स बैक, तो जो 20 से 25 साल पुराना अकाउंटेंट था ना, वो एक अकाउंटेंट, एक मुंशी से ज्यादा नहीं था. पुराने जमाने के अंदर जो अकाउंटिंग का स्कोप था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि अकाउंटेंट्स वो टाइप के लोग होते हैं जो कि हिसाब किताब करते हैं, वो प्लस या माइनस करते हैं, वो एक बिजनेस के अंदर होने वाली सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को एक पेपर पे आके लिख दिया करते हैं, और जब उनसे कोई पूछे तो पूछने वाले को वो हिसाब किताब बता दिया करते हैं. तो सिर्फ आपका काम था गल्ले के ऊपर बैठना, सिर्फ आपका काम था काउंटर के ऊपर बैठना और होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना. लेकिन आज के जमाने के अंदर अकाउंटिंग का या अकाउंटेंट का जो विजन है या जो स्कोप है वो बड़ा तब्दील हो चुका है. आज हम ये बोलते हैं कि अकाउंटेंट्स वो लोग हैं हु आर बिजनेस पार्टनर्स ऑफ एन एंटिटी. आज अकाउंटेंट वो लोग नहीं है जो कि मिसाल के तौर पे सिर्फ हिसाब किताब किया करेंगे, बल्कि आज अकाउंटेंट्स वो लोग हैं जो कि हिसाब किताब भी किया करेंगे. जब उनको किसी कटहरे के अंदर खड़ा किया जाएगा और उनको किसी बात की एडवोकेसी करनी होगी, यानी उनको किसी बात की निशानदेही करनी होगी, तो वो जो है वो गवाही दिया करेंगे, आप एडवोकेट से. आज अकाउंटेंट्स वो लोग हैं जो कि इनेबल करते हैं किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए. आज अकाउंटेंट्स वो लोग हैं जो कि एक सीईओ के या एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, एक मैनेजिंग डायरेक्टर के पैरेलल काम करते हैं. आज अकाउंटेंट्स वो लोग हैं जो कि बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. आज अकाउंटेंट्स वो लोग हैं जो कि इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करते हैं. आज अकाउंटेंट्स वो लोग हैं जो कि रिस्क को हाईलाइट करते हैं. आज अकाउंटेंट्स वो लोग हैं जो कि इन्वेस्टर को जाके जवाबदेह होते हैं. आज अकाउंटेंट्स वो लोग हैं जो कि इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं. आज अकाउंटेंट्स वो लोग हैं जो कि टैक्सेशन की ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं. तो आज का जो अकाउंटेंट है वो कल के जमाने के अकाउंटेंट से बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा मुख्तलिफ है. मैं आपको इसकी मिसाल देके बताता हूँ, और ये बड़ी रीसेंट मिसाल है, और मैं आपको ऑब्जेक्टिव मतलब मैं आपको लॉजिक क्रिएट करवाने की कोशिश करूंगा कि व्हाई एफ आर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफ ए. पिछले दिनों मेरी एक अपने ऑफिस के अंदर एक कोई प्रेजेंटेशन थी. तो उस प्रेजेंटेशन के अंदर मेरे सामने मेरा सीएफओ बैठा हुआ था और उसको मुझे एक प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी थी. मैंने प्रेजेंटेशन डिलीवर की. तो एक पॉइंट आ गया, बड़ा टेक्निकल पॉइंट. देखिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक इंजीनियर तो नहीं होता, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक डॉक्टर तो नहीं होता, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साइंटिस्ट तो नहीं होता. तो भाई मैं तो अकाउंटेंट हूँ. लॉजिकली सोचे तो आपके दिमाग में आता होगा कि यार ये वो इंसान है जिसका काम है नंबर क्रंचिंग का. तो मैं वो प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा था. तो उस प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के अंदर एक सवाल आया, वो ऑफिस से पर्सपेक्टिव के लिए बता रहा हूँ. एक सवाल ये आया कि मुझे बताओ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्या सिविल डिजाइनिंग हो चुकी है? अब मैं अकाउंटेंट, और मुझसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, सिविल डिजाइनिंग हो चुकी है? तो मैंने ये पूछा, हाँ हो चुकी है, अब तो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज हो चुकी है. लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड कि आई मीन
मैं कोई सिविल इंजीनियर हूँ क्या? मतलब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि सिविल डिजाइन हो चुकी है नहीं हो चुकी? मेरे बॉस ने मुझसे बोला लिख के दे सकते हो यासिर के सिविल डिजाइनिंग हो चुकी है। तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि यार मैं कैसे बताऊं कि सिविल डिजाइनिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी? आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव बिहाइंड द स्टोरी। व्हाई वाज आई बीइंग आस्क्ड द फैक्ट कि एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग का काम हो चुका है या नहीं हो चुका? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि व्हेन आई एम एन अकाउंटेंट आई एम also responsible for managing the risks of the entity। आप ऐसे सोचे कि कोई एक एंटिटी है, कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर एक 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 ओवरहेड ब्रिज बनाना। अब अगर ओवरहेड ब्रिज बनाना है तो हाँ, अकाउंटेंट का काम होगा कि रेवेन्यू हो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दें, कॉस्ट आए तो कॉस्ट रिकॉर्ड कर दें, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दें, ये सारा अकाउंटेंट का काम है। लेकिन साथ साथ रिस्क को मैनेज करना भी तो एक अकाउंटेंट का काम है। अगर कोई रिस्की सिनेरियो है, कोई बिजनेस का रिस्क आ रहा है, कोई गलत काम होने का रिस्क आ रहा है, तो फ्लैग रेज करना भी तो मेरा ही काम है। तो सवाल भी फिर मुझसे ही पूछा गया कि बताओ कि क्या चीजें फुलफिल हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी। तो जस्ट टू गेट योर पर्सपेक्टिव, रिपोर्टिंग अकाउंटेंट का आज के जमाने में जो जॉब रोल है वो जॉब रोल बड़ा वाइड इनफ जॉब रोल है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर एंटिटी। हेंस F7 का पेपर, हेंस FR का नाम, हेंस IAS को तब्दील करना पड़ा IFRS के अंदर। पहले जब चीजों का नाम आईएएस हुआ करता था ना, तो आईएएस का लफ्जी मायने लोगवी मायने हुआ करते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी ऐसा लगता था कि एक अकाउंटेंट के जॉब रोल के अंदर, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ ये काम है कि वो हिसाब किताब कर लिया करे, वो लेजर अकाउंट्स बना लिया करे, कंट्रोल रिकंसिलिएशन कर लिया करे, बैंक रिकॉन कर लिया करे, बेड डेट की अकाउंटिंग कर लिया करे। हालांकि आज के जमाने के अंदर अकाउंटेंट का ये स्कोप नहीं है। तो जब अकाउंटेंट का स्कोप ही सिर्फ अकाउंटिंग का नहीं है, तो जो काम वो करता है उस चीज के नाम में सिर्फ अकाउंटिंग क्यों आता है? तो फिर IASB, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं IASB, जो कि मैंने यहां भी इस्तेमाल किया था। IASB का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसा इदारा है कि जो कि दुनिया भर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करता है। इस IASB ने ये डिसाइड किया कि सिंस के आज के मॉडर्न जमाने के अंदर एक अकाउंटेंट का रोल सिर्फ मुंशी का नहीं है, बल्कि वो पूरे बिजनेस को मैनेज करना होता है। ही इज आंसरेबल टू ईच एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस इनटू अ बिजनेस। He has to report on each and everything that happens in a business। तो फिर हम IAS का नाम भी तब्दील करके क्या बना देंगे? IFRS बना देंगे। हम इस ए को, यानी इस अकाउंटिंग के लफ्ज को तब्दील कर देंगे FR के लफ्ज से। हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने वाले लोग नहीं, बल्कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने वाले लोग बना दिया करेंगे। अब सच बात क्या है, सारी कहानी का लुबे-लुभात क्या निकला? पुरानी वाली चीजों को IAS कहा जाता है और नए जमाने की चीजों को IFRS कहा जाता है। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंस के अब नाम तब्दील हो ही चुके हैं, तो अब सारी की सारी चीजों को IFRS ही कहा जाता होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आज भी कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि पुराने जमाने के अंदर क्रिएट हुए थे, आज भी हम उनको IAS कहते हैं। और आज के जमाने में जो आज के जमाने के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट होते हैं, हम उनको IFRS कहते हैं। ये जो ISB का बोर्ड है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये आहिस्ता 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 सारे के सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ट कर रहा है IFRS के अंदर। हो सकता है बाय द टाइम यू क्वालिफाई एंड बाय द टाइम जब आपके बच्चे मुझसे पढ़ने आया करेंगे, तो शायद उस जमाने में IAS के लफ्ज का नामो निशानी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तक सारे के सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS के अंदर कन्वर्ट हो चुके होंगे। लेकिन टिल दैट टाइम, यानी आई मीन जब तक आपके बच्चे नहीं हो रहे और वो मुझसे पढ़ने नहीं आ रहे, टिल दैट टाइम अभी फिलहाल दुनिया के अंदर दो डिस्टिंक्शंस रहा करेंगी। एक डिस्टिंक्शन को, एक चीज को हम IAS ही कहा करेंगे और एक चीज को हम IFRS ही कहा करेंगे। आपके कोर्स में दोनों चीजें होती हैं, पुरानी और नई दोनों चीजें होती हैं। आपको मेरे साथ दोनों पढ़नी पढ़नी पड़ेंगी। क्लियर? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि 7 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर। सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, हमारा होली बुक, हमारा धर्म, हमारी हमारी डिवाइन लैंग्वेज, ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, राइट, होली बुक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे IAS और IFRS। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
अच्छा बाय द वे, किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कोई भी कुछ भी बोल दे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? अच्छा चलो ऐसे कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले तो कितनी चीजें? कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ तो याद आएगा। सर हमने पास्ट के अंदर ये पढ़ा था कि 5 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती हैं। आई ब्रिंग इट डाउन टू यू। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो अल्फाज है ना, ये बेसिकली एक कलेक्टिव नाउन है। 5 चीजें, 5 टाइप की स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट कह लें जिसको कभी-कभार आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी कहते हैं। एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं SOCIE, सोशी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं SOCF, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। फिर एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं डिस्क्लोजर्स, या जिसको प्यार से क्या कहा जाता है, नोट्स टू द अकाउंट। एक रिपोर्टिंग अकाउंटेंट, अकाउंटेंट नहीं, अकाउंटेंट जूनियर बंदा है, मैं उससे बात भी नहीं करता। एक रिपोर्टिंग अकाउंटेंट, एक सीनियर लेवल का एम्प्लॉय, एक सीनियर लेवल का चार्टर्ड अकाउंटेंट, 5 टाइप के काम करता है। वो इनकम स्टेटमेंट बनाता है, वो बैलेंस शीट बनाता है, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाता है। आई एम वेरी श्योर कि आपने इन सारी बातों के नाम सुने हुए हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाता है, और 5वां काम वो डिस्क्लोजर्स बनाता है। राइट, 5 चीजें। अब ये 5 चीजें बहुत बड़ी-बड़ी है ना, यानी आपसे कोई पूछे आप एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका कोर फंक्शन क्या है? आप एज़ अ रिपोर्टिंग अकाउंटेंट करते क्या हैं? आपने बोला देखिए जी मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स टू द अकाउंट्स। ये बहुत लंबी हो रही है। तो अक्सर क्या किया जाता है कि लंबी बातों को छुपाने के लिए या लंबी बातों को कंसाइज करने के लिए उनको कलेक्टिव नाउन का पार्ट बना दिया जाता है। ये जो 5 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये 5 टाइप के डॉक्यूमेंट्स इंडिविजुअली अपने नाम से पुकारे जाते हैं, और जब इन पांचों डॉक्यूमेंट्स को एक साथ पुकारना हो तो उनको लकब दे दिया जाता है, उनको टाइटल दे दिया जाता है कि दीज आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अल्लाह के बंदो, और थोड़ा सा आपको टाइम मिले तो बेटा चुल्लू और पानी में डूब के मरने का भी मकाम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और ये एक्सपेंसेस और रेवेन्यू नहीं होते भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग? दीज आर 5 टाइप की स्टेटमेंट जिनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। राइट। अब एक कोर टॉपिक जो कि आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर मौजूद है, वो ये है कि आप लोगों को इस कोर्स आउटलाइन के अंदर बनाना सीखना होगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीखना है ना, तो इसका मतलब ये 5 टाइप की स्टेटमेंट्स एग्जामिनर चाहता है कि आपको बनाना आती हो। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता हो, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू द अकाउंट्स, जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये 5 टाइप की चीजें आपको बनाना आती हो। अब एक बच्चा हाथ रेस करेगा और बोलेगा सर बात सुने, हेलो एक्सक्यूज मी, आपको पता है मैंने F3 किससे पढ़ा था? ये सब कुछ मुझे आता है। बल्कि मैंने तो ए लेवल्स में ही कर लिया था ये बात, मैं तो बचपन से ही काम करता आ रहा हूँ। ओ लेवल्स में भी सर ये मैंने 5 चीजें बना ली थी। एक सेकंड सब, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन 5 चीज़ों का नाम नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन 5 चीज़ों का फॉर्मेट नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आता आपको कुछ नहीं। तो फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनीज पर्सपेक्टिव, आप इस कोर्स के अंदर ये सीखेंगे कि ये 5 टाइप के डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू IAS और IFRS कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अ सिंगल एंटिटी, एंड नेक्स्ट अगर आप इस आउटलाइन के बिल्कुल नेक्स्ट आउटलाइन नोट करेंगे, तो नेक्स्ट यू आल्सो हैव टू, फोर्थ पॉइंट के अंदर यू आल्सो हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट फॉर अ ग्रुप एंटिटी। दो कोर एरिया जो कि आपका एग्जामिनर इस पूरे कोर्स से चाहता है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आनी चाहिए है, सिंगल एंटिटी के लिए भी और ग्रुप एंटिटी के लिए भी। एक सेकेंड, ये ग्रुप एंटिटी बोले तो, ग्रुप एंटिटी बोले तो कुछ आ रहा है, कुछ कुछ होता है, कुछ सुना था पहले किसी जमाने के अंदर F3 के अंदर कुछ ग्रुप एंटिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक होता था, याद है? क्या लफ्ज कहते थे हम लोग उसके लिए? ओह यस, वेरी गुड, यू आर राइट, कंसोलिडेशन, वेरी गुड।
आपका एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है? आपका एग्जामिनर आपसे चाहता ये है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आनी चाहिए हैं, सिंगल एंटिटी के लिए भी और ग्रुप एंटिटी के लिए भी। जब हम ग्रुप एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कंसोलिडेशन के टॉपिक की बात कर रहे हैं। कंसोलिडेशन का टॉपिक वैसे है भई, अभी हम आगे चल के थोड़ा-सा डिटेल के अंदर डिस्कस भी करेंगे। कंसोलिडेशन के टॉपिक के अंदर सिर्फ एक मैक्रो लेवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। मतलब पुरानी यादें याद दिला रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा। मैं पुरानी यादें याद दिला रहा हूँ। याद है ना, एक कंपनी हुआ करती थी जो कि एक पैरेंट कंपनी कहलाती थी। वो किसी और कंपनी को जाके एक्वायर कर लिया करती थी। हम उसको, अगर पैरेंट वालिदैन हैं तो सामने वाला सन है, यानी उसको हम सब्सिडियरी कंपनी कहा करते थे। और इन दोनों कंपनीज के एग्रीगेट, कंसोलिडेटेड, एडेड टुगेदर जो है ना, सम्ड अकाउंट्स बनाए जाते थे, जिनको ग्रुप अकाउंट्स या कंसोलिडेटेड अकाउंट्स कहा जाता था। वो कंसोलिडेशन का टॉपिक भी आपके F7 के कोर्स का पार्ट है। अब दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं। एक टाइप का बच्चा ये बोलेगा, वो भाईजान हेलो 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 हेलो, मुझे आता है। मेरी जान, तुझे नहीं आता, तू रहने दे। F3 का कंसोलिडेशन हैज नथिंग टू डू विद F7 का कंसोलिडेशन। तो आप पहली बात तो थोड़ा सा ड्रिल डाउन कर लें अपने आप को। आई रिस्पेक्ट व्हाट नॉलेज यू ऑलरेडी हैव, बट द रियलिटी इज पढ़ना पड़ेगा। फिर एक टाइप का स्टूडेंट ऐसे होगा, बल्कि मेजॉरिटी टाइप के स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे, जो कि बोलेंगे सर देखिए सच बात ये है कि मुझे आता कुछ नहीं है, मैं कंसोलिडेशन भूल चुका हूँ, या भूल चुकी हूँ, या व्हाटएवर। आप बोलेंगे कि भाई मुझे तो याद ही नहीं है सर, आई एम सॉरी, मैं तो सब भूल चुका हूँ। क्या होता था वो बंदा, हाँ याद है पेरेंट सब्सिडरी वाला था, लेकिन आता मुझे कुछ नहीं है। यू आर द राइट टाइप ऑफ पर्सन। जब हम कंसोलिडेशन F7 के अंदर पढ़ेंगे, तो आई डोंट केयर वेदर यू हैव any knowledge of consolidation from F3 or not, I don't care। इस कोर्स के अंदर कंसोलिडेशन की इंतहा है, इंतहा है। अच्छी कंसोलिडेशन है आपके F7 के कोर्स के अंदर, एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो इवन इफ कि अगर कोई एक पार्टिसिपेंट आज के सेशन के अंदर ऐसा बैठा हुआ है हु हैज नो आइडिया ऑफ व्हाट कंसोलिडेशन इज, हु हैज नो आइडिया कि कंसोलिडेशन स्टार्ट कहां से होती थी, या उसके अंदर कौन-कौन से काम हमें गुडविल, शुडविल, सीआर, एनसीआई के काम करने होते थे, you don't need to care about that, that is my responsibility while doing this course, F7 course, FR course। we are going to make sure that we start from the scratch और शुरू से शुरू करके आखिर तक आपको लेके चले जाए। क्लियर? तो चार काम अभी तक मैंने आपको बता दिए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ना है, और हमाद, हुजैफा, शक्ति, सब लोग सुन लो। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, घर पे जाके बताना है आप लोगों ने। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बोले तो हमारा दीन ईमान। इफ अकाउंटेंसी इज अ रिलीजन, अगर अकाउंटेंसी एक धर्म का नाम है, तो हमारी होली बुक जिसको हम सीने से लगा के रखते हैं, उसका नाम क्या है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। और इसमें एट अ लेटर स्टेज हम बहुत बात करने वाले हैं, राइट? फिर हम पढ़ेंगे आईएएस और आईएफआरएस, दोनों सेम ही चीजें होती हैं, बस नाम में फर्क है। तीसरा हमारा काम होगा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये 5 चीजें बनाना सीखेंगे एक एंटिटी के लिए। और चौथा हमारा काम ये है कि हम 2 या मल्टीपल एंटिटीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। डन? अच्छा, अभी-अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब भी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, तो इसका मतलब 5 बातें हैं। क्या-क्या? इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज एंड रेशियोज, द कैश फ्लोज एंड डिस्क्लोजर्स, राइट? 5 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। डन? जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एसीसीए की जो कोर्स आउटलाइन है, एफआर या इवन एसबीआर की जो कोर्स आउटलाइन है, उसमें एग्जामिनर ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का टॉपिक है ना, ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की स्टेटमेंट है, ऑल्दो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लफ्ज का पार्ट है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज वाला जो टॉपिक है, ये जो स्टेटमेंट है, एग्जामिनर इसको ट्रीट करता है एज अ सेपरेट टॉपिक। आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो मैंने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का लिखा हुआ है। एफआर की कोर्स आउटलाइन के मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इज अ सेपरेट टॉपिक। तो जब एग्जामिनर आपका ये बोल रहा था थर्ड पॉइंट के अंदर कि आई वांट माय पीपल टू लर्न टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो क्योंकि कैश फ्लो को एज अ सेपरेट टॉपिक ट्रीट करता है, तो इसका मतलब 4 चीजों की बात कर रहा होगा मैक्सिमम। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेगा, तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट होगा, बैलेंस शीट होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होगा, कैश फ्लो तो एक सेपरेट टॉपिक है, और वो डिस्क्लोजर्स की बात कर रहा होगा। यही मतलब हुआ, राइट? अच्छा, फिर डिस्क्लोजर्स entire ACCA की कोर्स के अंदर, I mean, if you think about F3, if you think about FR, if you think about SBR, which is the next level advanced paper,
एसीसीए के कोर्स के अंदर डिस्क्लोजर्स के बारे में नो हाउ होना तो जरूरी है, लेकिन पूरे एसीसीए के करिकुलम के अंदर डिस्क्लोजर्स कभी एग्जामिन नहीं होते। डिस्क्लोजर जो होते हैं ना, वो बेसिकली नोट्स टू दी अकाउंट्स होते हैं। और ये जो डिस्क्लोजर या नोट्स टू दी अकाउंट्स होते हैं ना, ये अक्सर आपका आपका लोकल लॉ ये बताता है कि एक मुल्क के अंदर कौन कौन सी बातें डिस्क्लोज करना पड़ेंगी। नाउ सिंस एसीसी इज अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन और तकरीबन हर मुल्क के अंदर अलग अलग डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो एसीसी अपने करिकुलम के अंदर पूरी दुनिया के लोकल लॉस को तो एम्बेड नहीं कर सकता था। आई मीन आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो यू हैव नो रिलेशन के यूके के अंदर क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, और यूके वाले का कोई ताल्लुक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एसीसी बीइंग अ ग्लोबल बॉडी आपको नो हाउ तो देता है डिस्क्लोजर्स के बारे में, लेकिन एग्जामिन कभी नहीं करता। तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर नहीं है। 5 चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स कोर्स में ही नहीं है। कैश फ्लो एक सेपरेट टॉपिक है। सर क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जब एग्जामिनर यहाँ पे आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगता है, चाहे वो एक एंटिटी के हों या ग्रुप एंटिटी के हों, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब सिर्फ 3 चीजें हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगेन आप लोगों को शायद प्रीवियस स्टडीज से थोड़ा बहुत फॉर्मेट का आइडिया होगा कि ये 3 चीजों का फॉर्मेट क्या होता है, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड काफी चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को सीखनी पड़ सकती हैं, जो कि हम इस इंटायर करिकुलम के अंदर, इंटायर कोर्स के अंदर सीखा करेंगे। राइट? तो 4 चीजें हमारी हो गई, बल्कि एक्चुअली 5 चीजें हमारी कोर्स के अंदर क्लैरिफाई हो गई। हम आईएसबी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, हमारा धर्म, हमारा दीन और ईमान। हम पढ़ेंगे आईएएस और आईएफआरएस के बारे में। हम पढ़ेंगे सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, जो उसको फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक मैं कहता हूं वो। हम चौथी बात पढ़ेंगे कंसोलिडेशन, ये भी हमारा एक काम होगा। पांचवी बात मैंने आपको बता दिया कि हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे बनती हैं उसको एज अ सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे। 2 चीजें रह गई। क्या है 2 चीजें? छठी चीज जो मैं आपके सामने बताऊंगा वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके कोर्स आउटलाइन का एक मेजर टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझाइए। इन शॉर्ट रेशियोज का टॉपिक है। इन शॉर्ट रेशियोज का टॉपिक है। सही? 6 चीजें। अच्छा, अभी रेशियोज के ऊपर अभी हम और आगे बात करने वाले हैं, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। 6 चीजें हो गई। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, और ये को याद कर लेना, ये सो दैट यू मस्ट हैव अ प्लान एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स। यू मस्ट हैव अ प्लान। आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार दिस आई नीड टू अचीव। 7 चीजें यू नीड टू अचीव। पहला, फ्रेमवर्क याद करना है। दूसरा, आईएएस और आईएफआरएस पे काम करना है। तीसरा, फाइनल अकाउंट सिंगल एंटिटी की करने हैं। चौथा, कंसोलिडेशन करना है, कैश फ्लो करना है, रेशियोज करने हैं। और सातवां जो मैंने एरिया रखा है दैट इज जनरल, अदर एरियाज। कुछ आपके कोर्स के अंदर अदर एरियाज भी हैं। वो सारे मेरे स्टूडेंट्स जो जिनका ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स लेकर आना है, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर उनके 95 आ गए तो वो बिल्कुल आम तातील का ऐलान कर देंगे, वो शोक का ऐलान कर देंगे, वो 3 दिन तक हड़ताल का ऐलान कर देंगे। जो वो बच्चे हैं जिनको पूरे के पूरे 100 मार्क्स चाहिए हैं, वो कुछ और एरियाज आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर बताए हुए हैं, वो उन एरियाज को भी कवर करना चाहेंगे। अदर एरियाज का मतलब ये है कि ये छोटे टॉपिक्स हैं, ये आपकी कोर रीडिंग्स नहीं है, ये आपका कोर एरिया नहीं है, ये वो कोर्स आउटलाइन का पार्ट नहीं है जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जिनके अंदर बहुत एक्सपर्टीज या बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है। ये वो एरियाज हैं जो कि आपके कोर्स आउटलाइन का पार्ट हैं, और कभी कभार एग्जाम हो सकते हैं, और अगर हो गए तो आप उन एरियाज को कंप्लीट करके 100 मार्क लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर बहुत सारी कुछ डेफिनेशंस की बात की गई है। आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर फॉर एग्जाम्पल यू नो कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग के बारे में बात की गई है। आपके फॉर एग्जांपल आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, यानी आईएएसबी चलता कैसे है, आईएएसबी चलता कैसे है, आईएएस आईएफआरएस नहीं, आईएएसबी का इदारा कैसे चलता है, ये भी कुछ हद तक आपकी कोर्स आउटलाइन का पार्ट है। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे in order to get those 100 marks which you actually deserve। क्लियर होगी बात ये? तो 7 टॉपिक और आपका F7 आपका हुआ।
100 मार्क्स मुबारक हो आप लोगों को। अब मुझे आप आईडी मैसेज कर दें, मुझे बाकी दोस्त भी हैं उनको भी ज्वाइन करना ये है। जो सारी बातें मैंने आपके सामने खिताब अपना किया ना, ये 7 कोर टॉपिक्स हैं। जी जी, आइडियली ठीक यू है, शुड बी राइटिंग इट ओके, डाउन। दीज आर अल्लाह 7 हाफिज। कोर एरियाज ऑफ योर कोर्स आउटलाइन ऑफ योर एग्जाम। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि मैं मेजर एरियाज को थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस। सर ये 7 टॉपिक्स के अंदर से कोई तो ऐसा हाँ, एरिया आप बोले कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, आप इसको कर लो, आपका सब कुछ हो जाएगा। अच्छा सब लोग अपना माइक म्यूट रखिएगा, माइक नहीं खोलें प्लीज, ये स्ट्रिक्ट है बिल्कुल। आई कांट हेयर यू इन एनी केस, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे आपको सुनना भी नहीं है, पहले मेरी बात सुन लें, तो मेक श्योर माइक आपके बंद हो। तो अब आपका सवाल ये होगा सर कोई तो ऐसा एरिया होगा ना जिसके ऊपर मतलब आप बोलेंगे यार बस ये चीज है, यहाँ पे मेहनत कर लो तो आपका अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, या कौन सा मेजर एरिया इस पूरी कोर्स आउटलाइन के अंदर है, व्हाट शुड बी यू नो व्हाट इज द एरिया जिसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें। नाउ दैट एरिया इज आईएएस एंड आईएफआरएस। अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कौन कौन से आईएएस और आईएफआरएस आपके कोर्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली ये समझ लें कि आपके पूरे कोर्स के अंदर लगभग कोई 21 के करीब आईएएस और आईएफआरएस हैं। अराउंड 21 के करीब आईएएस और आईएफआरएस आपके पास मौजूद हैं। और ये आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर कमांड लेकर आना आपका मेजर टारगेट होना चाहिए है। यानी इतना मेजर टारगेट होना चाहिए है कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी मैं आपके कोर्स के अंदर आईएएस और आईएफआरएस कंप्लीट करा लेता हूं ना, तो समझ लो मेरा 5 किलो कम हो जाता है, मेरा 5 केजी वेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आईएएस और आईएफआरएस ही असल चीज है जिसपे एक रिपोर्टिंग अकाउंटेंट जिंदा है। अगर आपने आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर टाइम लगा के सब कुछ सही से समझ लिया, तो बाकी जो भी आपकी कोर्स आउटलाइन है, आई मीन whether you talk about for example ratios, whether you talk about for example cash flows, whether you talk about any other course area, बाकी सब बेकार चीज, बाकी सब बेकार चीजें हैं। जो मेजर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, वो मेजर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है यू नो आईएएस और आईएफआरएस। बस ये कर लो, पूरा कोर्स निमट जाएगा। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं वेटेज देना चाहूं तो अप्रोक्सीमेटली 60% or maybe more than that of your course will all be about IAS and IFRS. क्लियर होती है बात ये? डन है? अब सर आपने बोला आईएएस और आईएफआरएस मेजर एरिया है, तो ये क्या क्या होगा आईएएस और आईएफआरएस के अंदर सर? सर एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, सर हमने पहले पढ़ा हुआ है आईएएस और आईएफआरएस, हमें याद है। वो हमारे एक वो वाले टीचर थे, हमें F3 के अंदर फलाना स्टैंडर्ड पढ़ाते थे, हमने तो ये सब पढ़ लिया है सर। बेटा अब आप एक नो हाउ ले लें कि कौन कौन से आईएएस और आईएफआरएस आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ आपका फोकस जाना चाहिए है। मैं आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर शेयर करता हूँ कि व्हाट आर द आईएएस एंड आईएफआरएस दैट आर टू बी कवर्ड इन दिस एग्जाम। आपने देखा आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट आ गई, छोटी सी लिस्ट आ गई, ये कोई लिस्ट है? एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द फर्स्ट पेज। तो काफी सारे स्टैंडर्ड्स हैं। सो आपके कोर्स के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप चलाऊंगा कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स कवर होंगे, और आपको ओवरव्यू दूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए हैं इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। अच्छा ओके, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो ये आईएएस और आईएफआरएस आपके कोर्स के अंदर कुछ मौजूद हैं। प्लीज जरा आईएएस और आईएफआरएस को सुनिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहली चीज से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आखिरी चीज तक चले जाएंगे। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, आई फॉरगॉट समथिंग। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं और आप मुझे एक सिंपल सा जवाब दीजिएगा। What are the 5 pillars of accounting? What are the 5 pillars of accounting? आ रहे दिमाग में, फौरन से क्लिक होना स्टार्ट हो गया होगा। सर ने सवाल ही इतना बच्चों वाला पूछा है। पहली पहली जब आप O1 के अंदर होते हैं या आप FA1 के अंदर एडमिशन लेते हैं या आप पहली बार इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज आपको क्या बताया जाता है? क्या? व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग? याद है ना? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी जिसको आप कभी कभार प्यार से कैपिटल भी कहते हैं, रेवेन्यू
and expenses. These are 5 pillars of accounting या for that sake report. जितने भी दुनिया के अंदर आईएएस या आईएफआरएस बनाए गए हैं वो सारे अकाउंटिंग करने के लिए बनाए गए हैं। तो जो भी कोई आईएएस या आईएफआरएस मौजूद दुनिया के अंदर होगा, या तो वो एसेट से रिलेट करता होगा, या तो वो लाइबिलिटी से रिलेट करता होगा, या तो इक्विटी से, या तो रेवेन्यू से, या तो एक्सपेंस से। दुनिया के अंदर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो ऑब्वियस सी बात है इन पांचों चीजों से ही रिलेट करते हैं। मैं अभी आपके सामने आईएएस और आईएफआरएस की समरी पेश करने जा रहा हूं, तो मैं हर आईएएस और आईएफआरएस के साथ जाके ये लिख दिया करूंगा कि क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसेट से रिलेटेड होगा, या लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा, या इक्विटी, या रेवेन्यू, या एक्सपेंस, किस चीज से ये रिलेट होने वाला है। क्लियर? एक्चुअली मैं एक और काम कर रहा हूं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑफ रिपोर्टिंग, और सारे स्टैंडर्ड्स उन्हीं से रिलेट करते हैं, लेकिन मैं एक कैटेगरी और ऐड करता हूं इसके अंदर। आई एम एडिंग वन मोर कैटेगरी विच इज जी। जी बोले तो मेरे हिसाब से जनरल। देखें, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं विच आर जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोले तो ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि या तो सिर्फ बात करेंगे प्रेजेंटेशन के ऊपर, ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे जो कि सिर्फ एसेट से रिलेटेड बात नहीं कर रहे, लाइबिलिटी से रिलेटेड बात नहीं कर रहे, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस से रिलेटेड बात नहीं कर रहे, ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि अकाउंट्स कैसे प्रेजेंट हुआ करेंगे। 3 कॉलम की इनकम स्टेटमेंट होगी या 1 कॉलम की इनकम स्टेटमेंट होगी, हेडिंग फॉर द ईयर आएगी या एज एट आएगी। नाउ दीज आर जनरल रिक्वायरमेंट्स। और तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैं जी की कैटेगरी में डाल दूंगा। अब या तो ये जी वाली कैटेगरी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे जो कि सिर्फ प्रेजेंटेशन रिलेटेड बातें किया करेंगे, जनरल बातें किया करेंगे, या फिर मैं ये वो वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे जो कि एक वक्त में एक से ज्यादा एलिमेंट्स के ऊपर बात किया करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि एसेट के बारे में भी बोल रहा है, लायबिलिटी के बारे में भी बोल रहा है, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस सबके बारे में एक साथ बोल रहा है। तो अगर कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक साथ सबके बारे में बोल रहा है, सारे टाइप के एलिमेंट्स के बारे में बोल रहा है, तो मैं उसको क्लासिफाई कहां कर दूंगा, वो जनरल है। वो स्पेसिफिक टू एसेट, स्पेसिफिक टू लायबिलिटी, स्पेसिफिक टू एनीथिंग नहीं है, वो जनरल है, वो सबके बारे में बात करता है। तो 6 कैटेगरीज होंगी और ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे जिनको मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा आपके सामने। डन। सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अच्छा नोट करो ये क्या है, IAS। सर कोई खास बात नहीं, पुराना नाम है बस, मतलब कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। आई वुड बी वेस्टिंग माय टाइम अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं। पुराना नाम आईएएस होता था, नया नाम आईएफआरएस होता है। सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है आईएएस 1। वाह, सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसका नाम क्या है, 1। IAS 1 किसके बारे में है? IAS 1 इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रेजेंट होनी चाहिए। 3 कॉलम की इनकम स्टेटमेंट बनेगी, 3 कॉलम की बैलेंस शीट बनेंगे, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, पहले नॉन करंट आएगा फिर करंट आएगा, या पहले करंट फिर नॉन करंट आएगा, पीएनएल किस तरीके से बनाया जाएगा, कौन सी चीजें, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कौन सी चीजें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होंगी और कौन सी चीजें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं होंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस शीट में कहां रिपोर्ट होगा, रिटेन्ड प्रॉफिट का कॉलम का नाम रिटेन्ड प्रॉफिट होगा। ये सारी प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स कहां लिखी हुई हैं, सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर विच इज IAS 1। मेरा सब लोगों से सवाल है एंड आई वांट कि एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। चैट बॉक्स आपने अपने पास खोला रखना है, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट एंड क्विकली आंसर माय क्वेश्चन। IAS 1 should be related to assets, liabilities, equity, revenue या expense, किससे related होना चाहिए, या for that sake general? Good, यार तुम लोग तो चीते हो भाई। It should be related to general. It is a general accounting standard. It relates to everything. हम सब चीजों के ऊपर बात करता है IAS 1. It is a general accounting standard. Good. IAS 1 के बाद next 1 क्या होना चाहिए था? 1 के बाद क्या आता है? 2. IAS 2. IAS 2 का नाम होता है इन्वेंटरीज। एक वाहिद ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि मैं समझता हूँ शायद कान वाले को भी पता होगा। इन्वेंट्री तो यार आपने बचपन में पढ़ा हुआ है भाई, बचपन से ओ लेवल्स के लेवल से पढ़ते हुए आ रहे थे। इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV,
याद है ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये वही बचपन वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके F7 के कोर्स के अंदर भी है और एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि आपने बचपन के अंदर पढ़ा हुआ था, नो चेंजेस एट ऑल। IS2 इज इन्वेंटरीज एंड दिस इज रिलेटेड टू एसेट्स, राइटली सेड। अच्छा, 1 हो गया मिर्जा वकास, 2 हो गया, नेक्स्ट क्या होना चाहिए था? 3। और आ क्या रहा है? IAS7। एक सेकेंड, 3 कहां गया? 3 कहां गया? ये क्या लॉजिक है? मतलब पागल लोग हैं क्या? IS1 2 7 तो फिर 14 होगा क्या? कहां है बाकी 3? 3 was either deleted। ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर आईएएस भी इतना बेवकूफ लोग थे कि पहले 1 बनाया, 2 बनाया, फिर सोचा 7 मेरी बर्थ डेट है तो चलो 7 को कर दें। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सही है? 3 होता होगा, 4 होता होगा, 5 होता होगा, 6 होता होगा, या तो डिलीट हो गया होगा, या किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मिल गया होगा, या फिर आईएफआरएस के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा। जहां-जहां आपको स्टैंडर्ड की नंबरिंग के अंदर गैप नजर आए और वहां पे आपको आपका टीचर कुछ ना बोलता हुआ नजर आए, तो आपने ये अंडरस्टूड बात रखनी है कि either it is deleted, either it is merged or either it is incorporated into a IFRS। क्लियर होती है बात ये? नेक्स्ट, IS1 है, 2 है, एंड देन देयर इज 7। IS7 is related to statement of cash flows। हमने अभी डिस्कस किया था, statement of cash flows is a separate topic in your exam। It is a separate topic in your exam। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला चल के। IS7 is related to statement of cash flows। किससे रिलेटेड है? ये सब लोगों ने बताते रहना है, कोई अल्फाबेट आपने चूज करना होगा। एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और जनरल। प्राइमरीली इट इज रिलेटेड टू जनरल कैटेगरी। ये एक जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लोज के ऊपर बात करता है। ये आपको कैश एक्सप्लेन नहीं करता, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है ये आपको एक्सप्लेन करता है। अगेन, क्योंकि प्रेजेंटेशन रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो हम इसको जनरल की कैटेगरी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। डन। फिर एक स्टैंडर्ड है IS8। ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने बचपन में कहीं ना कहीं सुना हुआ होगा। सर नहीं सुना हुआ, सुना हुआ होगा सर। नहीं सुना हुआ सर, मैं एब्सेंट था उस क्लास के अंदर। दैट इज अनदर थिंग। सुना हुआ सबने। IS8 क्या है? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड एरर्स। ये F3 के अंदर था, लेकिन सर मैं तो भूल गया या गई, तो बेटा क्या मसला है? मतलब मैं क्यों हूँ, मैं पढ़ाऊंगा ना। IS8 आपके कोर्स के अंदर मौजूद है, तो इवन दो क्या अगर किसी ने पढ़ा और वो भूल गया तो वेल एंड गुड, आप दोबारा से पढ़िएगा। यहाँ पे बिल्कुल नया नवेला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर कोई चेंज आ जाए, एस्टिमेट्स के अंदर कोई चेंज आ जाए, या कोई गलतियां आपसे हो जाएं, तो उनकी अकाउंटिंग क्या होती है? IS8 के अंदर लिखा हुआ है। प्रायर पीरियड एरर्स मतलब पुराने जमाने की गलतियां। अच्छा अनीक, मुझे एक ऐसी सवाल का जवाब देना, पुराने जमाने की गलतियां, प्रायर पीरियड एरर्स, क्या गलतियां सिर्फ एसेट्स रिलेटेड हो सकती हैं? सिर्फ लाइबिलिटीज रिलेटेड, इक्विटी, रेवेन्यू या एक्सपेंसेस रिलेटेड हो सकती हैं? कोई स्पेसिफिक कैटेगरी की गलती करता है इंसान क्या हमेशा? इज दैट सो? नहीं सर। प्रायर पीरियड एरर और मे बी एन अकाउंटिंग एस्टिमेट और मे बी फॉर एग्जांपल एन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। वो कभी एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है, एक्सपेंसेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको किस कैटेगरी के अंदर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डालूं? IS8 को किस कैटेगरी के अंदर डालूं? मुझे इसको डालना चाहिए है जनरल की कैटेगरी के अंदर। दिस इज रिलेटेड टू जनरल बिकॉज ये वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज को कवर करेगा। क्लियर? फिर उसके बाद आपके पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा। आई विल पेस अप अ बिट क्योंकि ये हमने लेटेस्ट स्टेज पे जाके पढ़ने हैं। द ऑब्जेक्टिव इज कि आपको नाम पता होना चाहिए। आई ऑलवेज से कम से कम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज जो है ना, माशरे के अंदर सरवाइव करने के लिए जो कम से कम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होती है वो ये होती है कि आपको चीजों का नाम पता हो। चीजों का नाम पता होना इज एसेंशियल। जब मैं छोटा था, वैसे तो मैं अभी भी आपसे 2-3 साल छोटा ही हूँ, लेकिन जब मैं ज्यादा छोटा था तो उस जमाने में हमारे यहाँ जैसे आपके FIA होता है ना, तो हमारे यहाँ होता था उस जमाने में कैट। तो मैंने कैट किया और कैट इज नथिंग, मतलब ऐसी है कि जैसे अभी तक आपने F3 कर लिया, इट इज नथिंग। तो मैंने कैट वेट किया और मैं एक ऑडिट फर्म के अंदर इंटरव्यू देने चला गया। अब देखिए जब आपने कैट शैट या एफ फाउंडेशन किए हुए होते हैं ना, फाउंडेशन के वक्त में आपको इतनी नॉलेज होती नहीं है, आप अपने आप को चीता समझते हैं, लेकिन एक्चुअली देयर इज मोर टू इट।
जाहिर सी बात है, और इतने सारे पेपर्स रहते थे, तो मैंने कैट किया, मैं एक ऑडिट फर्म के अंदर इंटरव्यू देने चला गया। उन्होंने मुझसे सवाल करना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझसे फॉर एग्जांपल पूछा कि भाई आईएएस 16 क्या होता है? मैंने नाम फेंक दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ आईएएस 2 क्या होता है? मैंने नाम फेंक दिया। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि नाम क्या होता है? जब भी वो कोई मुझसे सवाल पूछे, उन्होंने मुझसे पूछा आईएएस 2 के बारे में आपको पता है? मैंने बोला हाँ, इन्वेंटरीज है। उन्होंने बोला आईएएस 16 के बारे में आपको पता है? मैंने बोला हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। उन्होंने बोला आईएएस 8 क्या होता है आपको पता है? मैंने बोला हाँ भैया, अकाउंटिंग पॉलिसी ये सब कुछ होता है। मैंने बड़े तेजी से जवाब दिया। तो अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे डिटेल में भी पूछा भाई आईएएस 2 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 8 क्या कहता है? और आपको पता है, आप अंदाजा लगाएं कि मैं आपकी उम्र में था और आपकी स्टेज में था, तो एक ऐसी स्टेज वाले बच्चे को कुछ याद थोड़ी रहता है यार, मैं तो सब भूल चुका था। तो आपके भाई ने बोलने के तो बचपन से ही मास्टर थे, जो मूड में आया वो कह दिया। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो उस ऑडिट फर्म का जो उस जमाने मैनेजर होगा, तो उस मैनेजर ने जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसने मुझे जो है ना बोला कि यासिर साहब देखें, बात ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, यानी आपने बहुत कॉन्फिडेंस से हमारी सवालों के जवाब दिए। तो मैंने हाथ आगे बढ़ा के बोला इसका मतलब हम रिश्ता पक्का समझे, होगी डील, डन हो गई, वो तारीफ कर रहा है मेरी। उसने बोला यासिर साहब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आता आपको कुछ नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा, इसका मतलब ये ना ही है। समझ में बात क्या आई कि वैसे तो चलो सही है, जब तक हम चीज़ों को पढ़ नहीं लेते तो उसका क्रक्स हमें पता नहीं लगता, उसके अंदर की बातें हमें पता नहीं लगती। लेकिन कम से कम जो फैक्ट ये था कि मुझे चीज़ों का नाम पता था, तो वो एक इंप्रेशन क्रिएट कर देता है सामने वाले के ऊपर। यानी आप सोचे ना हुज़ैफ़ा कि आपकी फूफो आपके घर आई हुई हैं और आपसे कोई पूछता है कि यार बेटा आजकल तुम क्या कर रहे हो? आपने बोला कुछ नहीं, वो मैं एक्चुअली I'm studying I say changes in accounting policies, accounting estimates and prior period audit। अब वो सामने वाले के ऊपर ना कोई नेक्स्ट लेवल इंप्रेशन चला गया, वो बोला भाई पता नहीं क्या कर रहा है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर के पास आप कभी जाएं और उससे बोलेंगे वो मेरे गले में दर्द और ये और वो और सब कुछ है, तो वो ऐसी टर्मिनोलॉजीज आपके सामने बोलेगा, ऐसे अल्फाज आपके सामने इस्तेमाल करेगा कि आप परेशान हो जाओगे और आप बोलोगे डॉक्टर साहब मुझे प्लीज कोई दवाई दे दे, और वो आपको पैनाडोल लिख के दे देगा, कहेगा आपको बुखार हो रहा है, कुछ नहीं। So it is a simple thing, but when you define it very appropriately, when you know the names of things, logical and legit names of things, तो it creates an impression of सामने वाला। तो ये minimum level of understanding आपकी होनी चाहिए इस कोर्स से कि आपको चीजों के नाम जरूर पता हो। तो एक स्टैंडर्ड होगा आपके पास IAS 10। IAS 10 is events after the reporting period। Normally 99.99999999999999% टाइम्स हर अकाउंटेंट को ये सिखाया जाता है कि बेटा देख ये है तेरा अकाउंटिंग ईयर, अगर 1 जनवरी को तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ तो खत्म होगा 31 दिसंबर के ऊपर, तुमने अकाउंटिंग करनी है इस साल। IAS 10 एक एक्सेप्शनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। IAS 10 ये कहता है आई विल नॉट टॉक अबाउट दोज इवेंट्स दैट हैपन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं IAS 10 को छोड़ के, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे बात करते हैं उन इवेंट्स के ऊपर जो कि ड्यूरिंग द ईयर हुए होंगे। एक वाहिद अकेला IAS 10 एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि बात ही उन इवेंट्स के ऊपर करेगा विच हैपेंड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। 31 दिसंबर आपका अकाउंटिंग ईयर है ना, तो 31 दिसंबर अगर आपका अकाउंटिंग ईयर एंड है, तो 31 दिसंबर के बाद जो वाकयात हुए उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो IAS 10 के अंदर आप लोग पढ़ा करते हैं। कुछ कुछ आपने एक फीलर इसका F3 के अंदर लिया हुआ होता है, बट नॉनदलेस F7 के अंदर इसकी काफी डिटेल आ जाएगी। फिर उसके बाद अच्छा, बाय द वे IAS 10 को कहाँ कैटेगराइज करूं, बी वेरी क्विक, जल्दी से बताएं। ALERE यानी एक्सपेंसेस या फिर जनरल, दिस इज जनरल, वेरी गुड, जनरल बात करेगा। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, साल के खत्म होने के बाद कोई भी वाकया हो जाए, कोई भी एसेट से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड, डजंट मैटर, कोई भी वाकया हो जाए, हमने उसका करना क्या है, राइट। नेक्स्ट आपके पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा मेरे दोस्तों जिसका नाम है IAS 12, इनकम टैक्सेस। ऑब्वियसली बात है, दिस इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू टैक्सेस। ये इनकम टैक्सेस का जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वील स्टडी एट अ लेटर स्टेज। ये प्राइमरीली इसके अंदर जो मेजर एरिया कवर्ड है वो एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड कवर होगा। क्यों सर, इनकम टैक्स तो एक्सपेंस होता है, फिर भी आप बात जो कर रहे हैं वो एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड कर रहे हैं, क्यों? आगे चल के देखेंगे, फिलहाल अभी हमारा इतना वहां पे ऑब्जेक्टिव नहीं है। IAS 16 पढ़ा हुआ है सबने, प्रॉपर्टी ते प्लांट ते इक्विपमेंट।
the property, the plant, the equipment is actually going to be our first accounting standard. जो हम पहला accounting standard start करेंगे इस कोर्स के अंदर वो IAS 16 से start करेंगे. A very important and a very necessary accounting standard. किससे related होगा ये? ALEREG क्या क्या कहते हैं आप लोग? वेरी गुड शक्ति. शक्तिमान कहते हैं ए से रिलेटेड है. दिस इज रिलेटेड टू एसेट्स इन द नेम सजेस्ट. फिर है एक IAS 20. IAS 20 क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट्स. डज एनीवन नो? और क्विकली जवाब दीजिएगा, गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होते हैं? डज एनीवन हैव आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय ग्रांट्स? ग्रांट नहीं कहते इसको, ग्रांट कहते हैं. गवर्नमेंट ग्रांट बोले तो सब्सिडीज. ओके. Okay, so some people have idea what grant means. Okay, I'll explain it to you briefly. देखिए, जब आप किसी भी अच्छे देश की बात करते हैं, और जब मैं अच्छे देश की बात करता हूं तो मैं वाकई में अच्छे देश की बात कर रहा हूं, शायद अपने देश की बात नहीं कर रहा, एक अच्छे देश की बात कर रहा हूं. तो जितने भी अच्छे देशों की अच्छी गवर्नमेंट्स होती हैं तो उनका कोर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उनके मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और उनका मुल्क फले फूले, उनके मुल्क के अंदर जो बिजनेसेस हैं वो फले फूले और वो एक अच्छा प्रॉफिट कमाएं, एक अपने टारगेट्स को अचीव करें. तो तकरीबन हर अच्छी गवर्नमेंट का हर अच्छे मुल्क के अंदर यही ऑब्जेक्टिव होता है कि उनके बिजनेसेस फले फूले. अब जब भी कोई गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनका बिजनेस फले फूले तो वो उस बिजनेस को सपोर्ट करना चाहेगी. तो जब भी कोई गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस को सपोर्ट करना चाहती है तो सपोर्ट के तौर पे ऐसा हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल मोटिवेशन दे दे उस बिजनेस को. भाई फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट को आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा समझ में आ गया. एक फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, वो बिजनेस जो है वो वो एक एक कंपनी है और वो ये कह रही है कि हम थर के अंदर जाके, जहाँ पे आपको पता है बहुत ज्यादा कहत साली है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल पाता, पानी नहीं मिल पाता, एक कंपनी है जो कि ये कहती है कि यार हम थर के अंदर जाके फैक्ट्री लगाएंगे ताकि वहां के लोगों को फैसिलिटीज मिले और वहां के लोगों के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो. तो गवर्नमेंट को ये बड़ा समझ में आया. गवर्नमेंट ने बोला यार आप तो बड़ा एक नोबल कॉज कर रहे हैं, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप थर के अंदर जाके अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम भी आपके ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करना चाहते हैं, तो चलें हमारी तरफ से कुछ पैसे रख लीजिए. 1 करोड़ रुपए हमारी डोनेशन हो गई. नाउ दिस डोनेशन is a support provided by the government and it is known as a government grant. Government is giving you something, government is granting you something. फॉर एग्जाम्पल इमरान खान ने ये बोला कि यार हम जो है वो पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर शौकत खानम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं. तो अब क्योंकि उसका नोबल कॉज था, वो एक शौकत खानम हॉस्पिटल बनाना चाहता था, एक फ्री कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहता था. तो उस वक्त के देन जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, जो शहबाज शरीफ थे, उनको बीइंग गवर्नमेंट बंदा उनको ये समझ में आया कि यार आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम आपके काम के अंदर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चलें शौकत खानम के लिए जो लैंड रिक्वायर्ड होगा ना वो पंजाब की तरफ से ले लीजिएगा आप, यानी गवर्नमेंट आपको वो लैंड अलॉट कर देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट कर देगी. नाउ लैंड प्रोवाइड करना, this is also a financial support to a business. तो land provide करना is also a government grant. क्लियर होती है बात? कराची के अंदर फॉर एग्जांपल इमरान खान ने अनाउंस किया कि हम कराची के अंदर बहुत सारे लोग सिंध से रिलेटेड उनको पंजाब ट्रेवल करना पड़ता है, अल्लाह ना करे अगर किसी को कैंसर हो जाए, तो इमरान खान ने बोला हम कराची के अंदर बनाना चाहते हैं एक शौकत खानम हॉस्पिटल. DHA की अथॉरिटी सामने आई और उन्होंने बोला कि हम आपको शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए लैंड अलॉट करने को तैयार हैं, फ्री में लैंड देने को तैयार हैं, आप अपना शौकत खानम हॉस्पिटल बनाएं. नाउ दिस इज आल्सो सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. आप कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन के अंदर आता है. सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार, एजुकेशन, खाना पीना, वेलबींग प्रोवाइड करते हैं. गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि चलो सही है, आप जितने लोगों को भी खाना खिलाते हैं और उसके ऊपर जो भी कॉस्ट आती है उसकी 20% कॉस्ट गवर्नमेंट आपको पे कर दिया करेगी, एज अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड या एज अ डोनेशन आपको पे कर दिया करेगी. नाउ दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. अब गवर्नमेंट ग्रांट होता क्या है दैट वी नो. गवर्नमेंट ग्रांट होता क्या है दैट वी नो, अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड फॉर अ बिजनेस गिवन बाय अ गवर्नमेंट. लेकिन उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, नाउ दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन IAS 20, हाउ टू अकाउंट फॉर अ गवर्नमेंट ग्रांट. क्लियर? अच्छा, कोई तुक्का लगाए जरा, जल्दी से तुक्का लगाना है. गवर्नमेंट ग्रांट किस में आएगा? ALEREG किस में आएगा? गवर्नमेंट ग्रांट एसेट है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, जनरल है, इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम्स. इनकम्स.
ठीक है ना, ये बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट ग्रांट, अगर कोई गवर्नमेंट कोई रिवॉर्ड दे किसी बिजनेस को, तो कोई चीज आ रही है बिजनेस के पास, पैसा आएगा, लैंड आएगा, डोनेशन आएगा, ये बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट ग्रांट की जो भी अकाउंटिंग में आपको सिखाने जाऊंगा उसमें कैश, बैंक या एसेट में डेबिट होना है, ये तो क्लियर है। सवाल ये होगा IAS 20 के अंदर कि क्रेडिट किस चीज को किया जाएगा, एंड दैट इज व्हाई मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, पेपर लीक कर रहा हूँ कि इट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू इनकम। अच्छा, ये कुछ लोग मिसकंसीव कर सकते हैं शायद मेरी बात से, जब मैं कहता हूँ ना कि IAS 20 का ताल्लुक इनकम से है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनकम से ताल्लुक है। हम अकाउंटिंग के अंदर ये बात समझते हैं कि फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज अ डेबिट एंड देयर इज अ क्रेडिट, और अक्सर कोई और चीज डेबिट और कोई और चीज क्रेडिट हो रही होती है। तो जब मैं कहता हूँ कि IAS 20 का ताल्लुक इनकम से है, तो इसका कहीं मतलब नहीं है कि ये सिर्फ इनकम से ही रिलेटेड बात करेगा। दिस इज फेयरली ऑब्वियस कि उसकी वजह से एसेट भी हिट होगा या लाइबिलिटी भी हिट होगी, कोई और चीज भी हिट होगी, लेकिन जो कोर ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड का वो इनकम से ही रिलेटेड होगा, तभी यहाँ पे इनकम्स या रेवेन्यूज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्लियर होती है बात? ये 21 के बाद, सॉरी 20 के बाद हम IAS 21 के ऊपर जाएंगे। 21 इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहले से खुद ही बता देता हूं क्योंकि अभी आपने पढ़ा हुआ नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये थोड़ा जनरल सा होगा, प्राइमरीली ये एसेट्स और लाइबिलिटीज से बात करेगा, लेकिन मैं इसको फिर भी कैटेगराइज कर रहा हूँ जनरल के अंदर। फिर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट, ठीक क्या होता है बोरोइंग कॉस्ट? कोई तुक्का मारे, व्हाट डू यू मीन बाय बोरोइंग कॉस्ट? वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय बोरोइंग कॉस्ट? अरे अम्मा चीजें निकले यार तुम तो। बोरो करने की कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट। सब लोगों ने स्पॉन्टेनियसली जवाब देना स्टार्ट किया, सर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, बोरोइंग कॉस्ट बोले तो इंटरेस्ट, सूद की बात कर रहे हैं आप। एक्चुअली यस, बोरोइंग कॉस्ट इज इंटरेस्ट। अगर बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्ट है तो IAS 23 वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लॉजिकली सोचो किस कैटेगरी में क्लासिफाई करूं? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यूज और एक्सपेंस, या जनरल, किस कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करूं? कुछ लोग कह रहे हैं एक्सपेंस, कुछ लोग कह रहे हैं लायबिलिटीज, एसेट्स। नाउ दिस इज द ट्विस्ट, दिस इज द ट्विस्ट। आप लोगों के दिमाग में फौरन के फौरन ये क्लिक हुआ होगा, सर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है, पे नहीं किया तो चलो अक्रूड लायबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। सर वी गॉट इट, बट दिस इज द ट्विस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच इज सपोजिटली यू से इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट is actually related to assets. अब why is it related to asset? We'll keep it a suspense. जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे और इंशाल्लाह तीसरा चौथा ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा होगा, तो तब आपको समझ में आएगा कि why borrowing cost का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड is related to asset rather than an expense. क्यों पढ़ेंगे? फिर अब देखो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया है IAS 28। ये देखो जरा, देख रहे हो सब लोग हो ना मेरे साथ? IAS 28 पे एक स्टेरिक बनाता हूँ, सही है? उसके बाद आगे जा रहा हूं, आगे जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशंस, इस पे स्टेरिक बना रहा हूं। फिर एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे चल के आएगा जिसका नाम है IFRS 10, मैं इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सॉरी स्टेरिक बना रहा हूं। IFRS 10, IFRS 3 और पीछे करता हूं तो IAS 28 पे स्टेरिक बनाया हुआ है। ये तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्राइमरीली आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ कंसोलिडेशन। एक तीर से तीन शिकार, तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, IFRS 3, IFRS 10, primarily they are going to be related to consolidation. तो आप चाहें तो यहाँ पे इसके बराबर में आके लिख सकते हैं कि ये जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कंसोलिडेशन से रिलेट करेंगे। फिर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके पास आएगा IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर, रेशो होता है EPS, प्यार से कहते हैं इसको अर्निंग्स पर शेयर। जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्या होता है क्यों होता है हम एट अ लेटर स्टेज जाके पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हमारा कंसर्न नहीं है। फिर एक होता है IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स,
नाम से जाहिर है एसेट्स का लफ्ज इसके नाम में आ रहा है, जरूर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एसेट से ही रिलेटेड होगा। एट अ लेटर स्टेज हम चल के डिस्कस करेंगे। IS 37, IS 37 पास्ट के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ऑल्दो इस कोर्स के अंदर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है। प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स, सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए कह रहा हूं। A provision is a liability of uncertain timings and amount. Hence, याद रखना IS 37 is going to be related to liabilities. Liabilities से related accounting standard होगा IS 37. IS 38 intangible asset, नाम में क्या लिखा हुआ है? Asset लिखा हुआ है, जरूर किससे related होगा? Asset से related होगा। तो I'm trying to make a logical sequence कि what accounting standards are covered in your exam और वो ताल्लुक किधर किधर से रखा करेंगे। फिर इसी तरह IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नहीं पढ़ा हुआ आपने, पहली बार मेरे साथ पढ़ोगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लफ्ज से ये समझ में आया कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एसेट से रिलेटेड होगा, राइट। तो IS 1 से लेके IS 40 ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके पास हो गए। और अगर मैं अपनी स्लाइड को कंटिन्यू करूं तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्रीफली आपके पास और रह गए हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है IS 41, दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड भी एसेट से रिलेटेड है, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है। इस एग्रीकल्चर के स्टैंडर्ड के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फार्मिंग बिजनेस हो, तो वो फार्मिंग बिजनेस अपनी गाय को या अपने बकरे को या अपनी हेंस को या अपने फार्म को, अपने दरख्तों को कैसे ट्रीट करते हैं, एसेट ट्रीट करते हैं, लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एक गाय एक एक्सपेंस है या वो एक एसेट है। तो अप टू सम एक्सटेंड ये एक फनी टॉपिक होगा और ये भी एसेट से प्राइमरीली रिलेटेड होगा, राइट। IFRS 5, non-current assets held for sale and discontinued operation, इतना लंबा लफ्ज अभी नहीं बात कर सकते, बाद में चल के बात करेंगे, बट फॉर द जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जनरल की कैटेगरी, प्रेजेंटेशन रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जनरल कैटेगरी। फिर है एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक्चुअली ये दो हैं, इनको एक साथ लिख दिया है, IS 32 और IFRS 9। अब सब लोग हमने चीज पढ़ी है IS 32 और IFRS 9, सब लोग अपने कानों को हाथ लगा लो। सबसे सबसे कॉन्सेप्चुअल या दुनिया के अंदर, आपके कोर्स की बात नहीं कर रहा, SBR के कोर्स की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे मुश्किल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है ना, तो वो IS 32 और IFRS 9 बनाया गया है। ऑल्दो आपके F7 की कोर्स के अंदर, FR के कोर्स के अंदर कोई बहुत डिटेल के अंदर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आता, लेकिन अच्छी नो हाउ आती है इस आपके कोर्स के अंदर। उसकी इंतहा तो अल्टीमेटली अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ये तो इतना ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि ये इतना मुश्किल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दुनिया के अंदर है कि इसका नाम लेते ही आपको अपने कानों को हाथ लगा लेना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ करवा दे, सारे गुनाह माफ करवा दे। ये इतना मुश्किल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आपके कोर्स में थोड़ा सा हल्का है, लेकिन नेवरदलेस आपके लेवल के मुताबिक, आपकी एक्सपर्टीज के लेवल के मुताबिक एक बहुत अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आई विल अश्योर यू कि दिस इज technically one of the most difficult accounting standards which is related to financial instruments. I'll make sure कि this is your best accounting standard, दिस इज योर बेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे मुश्किल लेकिन सबसे अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। एट अ लेटेस्ट स्टेज हम जाके देखेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड होगा प्राइमरीली। डन। फिर आपके पास IFRS 13 है। IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट से रिलेटेड है। फेयर वैल्यू आप समझ गए होंगे, मार्केट वैल्यू, लेकिन सवाल ये उठेगा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कि ये मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है। मार्केट वैल्यू, कौन सी मार्केट वैल्यू, किधर की मार्केट वैल्यू,
कराची की मार्केट वैल्यू या लाहौर की मार्केट वैल्यू या पाकिस्तान से बाहर की मार्केट वैल्यू, कौन सी मार्केट और उस मार्केट की कौन सी वैल्यू, ये हम डिस्कस करेंगे आईएफआरएस 13 के अंदर। मार्केट वैल्यूज के ऊपर डिस्कशन होगी। अगेन मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूं जनरल से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को कवर करेगा। नॉट टू बी डिस्कस्ड राइट नाउ, लेटर स्टेज के ऊपर जाके डिस्कस करेंगे। आईएफआरएस 15, आईएफआरएस 15 नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसका नाम है रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। फेयरली ऑब्वियस, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड होगा? रेवेन्यू यानी इनकम्स की कैटेगरी से रिलेटेड होगा। राइट, मेक सेंस। फिर उसके बाद एक लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके कम से कम कोर्स के अंदर है, वो है आईएफआरएस 16। आईएफआरएस 16 का नाम है लीजेस। वो सुना है ना, लीज, कभी गाड़ी लीज पे ले लेते हैं, कभी कोई एसेट लीज पे ले लेते हैं, कोई बिल्डिंग लीज पे ले लेते हैं। तो ये सब कुछ उसी मामले से रिलेटेड होगा कि कैसे आप कोई एसेट लीज पे लेते हैं और उसकी अकाउंटिंग क्या होती है। एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों को कवर करेगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप नोट कर रहे होंगे, आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। आईएएस और आईएफआरएस को डिटेल में जाके मैं अभी आपको जितना कर सकता हूं पहले सेशन के अंदर, उतनी डिटेल के अंदर जाके आपसे बातें कर रहा हूं, एंड इट इज डेफिनेटली कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम। बट डिड यू थिंक व्हाई एम आई डूइंग दिस? बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। अभी तो बताया, 60 से 70% चांसेस, प्रोबेबिलिटी टू पास दिस पेपर कहां से निकलती है? आईएएस और आईएफआरएस से। आपके आईएएस और आईएफआरएस अच्छे हैं तो आपका पूरा कोर्स अच्छा है। आपके आईएएस और आईएफआरएस अच्छे नहीं है तो आप कितने भी चीते हो जाए, आप 500 पास पेपर कर लें, इट डजंट मैटर, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आईएएस और आईएफआरएस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट, अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट, एंड दैट इज व्हाई अभी मैंने इसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम दिया है। अगर आप लोग नोट करेंगे तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो भी मैंने इसकी क्लासिफिकेशंस आपको लिखवाई, आपने कहीं कहीं नोट किया होगा कि यार सर कोई इक्विटी से रिलेटेड तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया ही नहीं, कोई एक्सपेंस से रिलेटेड तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आया नहीं, बहुत सारे अकाउंटिंग, बस देखिए ना, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ताल्लुक एक्सपेंस से बन जाता है, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ताल्लुक इक्विटी से बन जाता है ना। एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो एसेट्स को चेंज करोगे तो उसका अल्टीमेट इंपैक्ट कैपिटल पे पड़ेगा। हाँ, स्पेसिफिकली कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट निकलता है, तो शायद मैंने यहाँ पे कैटेगराइज नहीं किया, लेकिन दैट डजंट मीन कि इक्विटी और एक्सपेंसेस की बात ही नहीं होती कहीं पे। दिस वुड बी अ रॉन्ग परसेप्शन। तो मेक श्योर कि सब कुछ यहाँ पे सारे के सारी कैटेगरीज आपके पास यहाँ पे कवर होने वाली हैं। वन थिंग, वन क्विक थिंग, सब लोग, सबसे ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसको टारगेट कर रहे हैं? 5-6 एलिमेंट्स लिखे थे ना मैंने आपके, एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस इन जनरल। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड्स किसके लग रहे हैं? एसेट्स। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है पेपर को चलाने की? आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको सबसे पहले मैं तकरीबन सारे के सारे एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड करना हूं, सिंस दे फॉर्म मोस्ट ऑफ योर कोर्स। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड करना, फिर कोशिश करूंगा कि मेरे लाइबिलिटी साइड चले जाए, फिर कोशिश करूंगा कि एक और साइड चले जाए। तो आई विल मेक श्योर कि मैं हैपहैजर्ड ना करूं। मैं एक टाइप वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ाऊंगा, दूसरी टाइप वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको दूसरी सीक्वेंस के अंदर पढ़ाऊंगा। दिस वुड बी द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर जिसके अंदर आप अपने कोर्स को ग्रैप कर सकते हैं। आपकी जब बाय द टाइम कि आप सारे के सारे एसेट्स के स्टैंडर्ड तकरीबन तकरीबन एक साथ करते हैं, तो आपके दिमाग में जो है ना, एक चलना स्टार्ट हो जाता है कि यार अच्छा ये वाला एसेट होगा तो ऐसे अकाउंटिंग, वो वाला एसेट होगा तो वैसे अकाउंटिंग, वो वाला एसेट होगा तो वैसे अकाउंटिंग। आपका एक परसेप्शन बनना स्टार्ट हो जाता है इस रिलीजन के बारे में, एंड दैट इज व्हाट आई वांट। क्लियर? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा। आईएएस और आईएफआरएस जो सबसे मेजर चीज है, सबसे मेजर चीज है, वो होगा। और फिर उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो हमारे बाकी एरियाज कवर होंगे। एक एरिया हमारा था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एसओएफपी यानी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कवर होगी। कैश फ्लो एक सेपरेट टॉपिक है और आपके पास डिस्क्लोजर्स होते ही नहीं है आपकी कोर्स के अंदर। तो ये 3 एरिया हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अम्ब्रेला के अंदर कवर करेंगे। आपके एग्जाम के अंदर
अभी हम आगे चल के कोर्स आउटलाइन भी देखेंगे। ये जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला एरिया होता है, ये आपके एग्जाम के अंदर 12 से लेके 20 मार्क्स तक का आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अभी हम पेपर फॉर्मेट देखते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आता है। यू नीड टू मेक श्योर कि एक बड़ा सवाल करने के लिए आपके पास इनफ और सफिशिएंट नॉलेज हो और आप बड़े सवाल को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाए। क्लियर होती है बात? सही। बड़ा सवाल आएगा और करना होगा आपको इसको एक्सेल या स्प्रेडशीट के ऊपर। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सर एक्सेल स्प्रेडशीट की प्रैक्टिस क्लासरूम के अंदर हो जाएगी? हो जाएगी। बोलो हो जाएगी। खत्म। अब बार बार तंग नहीं करना मुझको। सर पक्का कराएंगे ना? लाइव बोल रहा हूँ, कराऊंगा। सर प्रॉमिस ना? कराऊंगा। सर पक्की बात? कराऊंगा। 3 बार बोल दिया। 3 बार किसी चीज को बोल दिया जाए तो उस चीज के अंदर पुख्तगी आ जाती है, यानी वो चीज कंफर्म हो जाती है। आई हैव सेड इट। एक्सेल या स्प्रेडशीट के ऊपर ये टॉपिक चलाया जाता है और चल जाएगा। नन ऑफ योर कंसर्न। आपकी टेंशन की बात नहीं है, मेरे टेंशन की बात है। क्लियर? वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि by far this is one of the most interesting topics of your entire syllabus by far। ऑल्दो ये लॉन्ग में आता है और ये मुश्किल क्वेश्चन आपको मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि यार पता नहीं कैसा बड़ा लंबा चौड़ा सवाल आता होगा और मुश्किल होता होगा। आई कैन अश्योर यू, अगर तुम्हारे आईएएस और आईएफआरएस अच्छे हैं, अगर इफ तो अगर तुम्हारे आईएएस और आईएफआरएस अच्छे हैं, सबसे बच्चों वाला और सबसे बेहतरीन और सबसे स्कोरिंग एरिया यही वाला होगा जहां पे तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करनी होंगी। बहुत आसान होता है अगर आईएएस और आईएफआरएस अच्छे हैं। क्लियर? जैसे हमने बात की थी कि हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे फॉर अ सिंगल एंटिटी, यही हमको करना पड़ सकता है ग्रुप के लिए भी। यानी तीनों सेम चीजें लेकिन कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनानी पड़ सकती हैं। क्या होता है कंसोलिडेशन? नन ऑफ योर कंसर्न। एग्जाम में कैसे होगा? नन ऑफ योर कंसर्न। पहले क्या पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे? सर अगर मेरी कोई कंसोलिडेशन की नॉलेज ना हो फिर मैं क्या करूंगा? अगेन नन ऑफ योर कंसर्न। सब करा देंगे आप लोगों को, कोई मसले की बात नहीं है। अगेन एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी होती है और ये एग्जाम के अंदर जरूर टेस्ट होता है, जरूर टेस्ट होता है। तो कर लेंगे। मेजर चीज आईएएस और आईएफआरएस है, वो कर लो तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट? तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, आईएएस और आईएफआरएस। फिर तीसरी चीज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल एंटिटी के लिए बनाना, कंसोलिडेशन को करना। फिर आपके पास जो है रेशियोज का टॉपिक है। अच्छा ये बाय द वे मैं एक सेकंड बात कर लूं जरा रेशियोज के ऊपर। रेशियोज का टॉपिक जैसे ही हम बात करते हैं ना, तो रेशियोज का टॉपिक सुन के बच्चे बोलते हैं ओ भाई हेलो हेलो, एक सेकंड सर जी थोड़ा इत्थे हो जाओ साइड में, हमें रेशियोज आते हैं। सर रेशियोज वही है ना, वो जो जीपी मार्जिन और वो जो एनपी मार्जिन और वो जो एसेट टर्नओवर्स और वो जो करंट रेशो और ये सब होता था, सर हमें आता है। सर आप छोड़ दो, ये आता है हमको। सर हमने F2 में रेशियोज पढ़े हैं, सर हमने F3 के अंदर रेशियोज पढ़े हैं, सर हमने F5 के अंदर रेशियोज पढ़े हैं, सर हमने F9 के अंदर रेशियोज पढ़े हैं। सर हमने ACCA में पढ़ा ही क्या है? रेशियोज ही तो पढ़े। सर हमें आता है। रहने दो, आप मान ले बात, नहीं आता, नहीं आता। सर बेटा नहीं आता, कह दिया ना नहीं आता, नहीं आता। ऑल्दो ये बात सच है कि F7 के अंदर जो रेशियोज है फॉर्मूला वाइज दे आर द सेम, पूरे एसीसी में रेशियोज आर द सेम, सेम होते हैं। लेकिन बेटा सवाल कैसा आएगा? इट इज वेरी डिफरेंट। कैसे उसको अकाउंट फॉर करना होगा? इट इज वेरी डिफरेंट। क्या क्या बातें उसके अंदर बतानी होंगी? इट इज वेरी डिफरेंट। तो बिलीव यू मी, नहीं आता, छोड़ दो, मैं कराऊंगा आपको। आपने इसको लेना है एज अ सेपरेट टॉपिक। तो आई वुड से कि यू नो ये कभी कभार स्टूडेंट्स इतना आसान ले लेते हैं और इतना बाय द वे ले लेते हैं रेशियोज के टॉपिक को, क्योंकि उन्होंने इतनी बार पढ़ा हुआ होता है एंड दे डू दिस मिस्टेक, दे लूज मार्क्स इन F7। आपके F5 के रेशियोज का यार कोई ताल्लुक नहीं होता है F7 के रेशियोज के साथ, तो डोंट मिक्स देम अप, डोंट मिक्स देम अप। आप वहां कोई अलग पर्सपेक्टिव है, यहाँ कोई अलग पर्सपेक्टिव है, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसको केटर करना होता है। तो प्लीज मेक श्योर कि दैट यू डोंट मिक्स इट अप एंड इसको आप एज अ सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे। और इसके ऊपर एक मैंडेटरी सवाल आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम इसको सक्सेसफुली कर सकें। वर्ड के ऊपर करना होता है, वर्ड पैड के ऊपर करना होता है, ये कैसे करेंगे देख लेंगे। राइट? बाकी
अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और अदर एरियाज तो हमें पता ही है। अब बात कर लेते हैं जरा पेपर फॉर्मेट के ऊपर। और अभी हो सकता है आपके कुछ सवाल पैदा हो गए हो, हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं तो यू नो देयर मस्ट बी सम थिंग्स दैट यू मे वांट टू आस्क, एंड मैं आपको टाइम दूंगा अपने सवाल पूछने के लिए, लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पेपर फॉर्मेट क्या है? पेपर फॉर्मेट क्या है? 100 मार्क्स का पेपर, आपके पूरे पेपर के अंदर 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। कॉमन क्या है 3 सेक्शंस के अंदर? दैट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे सेक्शंस के अंदर सारे सवाल करना जरूरी होता है। जो सेक्शन ए आपका है वो 30 मार्क का आएगा, जिसमें 15 एमसीक्यूज टेस्ट होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ये 15 एमसीक्यूज, हर एमसीक्यू 2-2 मार्क का होगा, तो 15 टू ज़ा 30 हो जाता है। 15 एमसीक्यू जो कि पूरे कोर्स के किसी भी एरिया को कवर कर सकते हैं। 15 एमसीक्यू 30 मार्क के लिए होंगे सेक्शन ए के अंदर। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी भी 30 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आएंगे आपके पास 3 एमटीक्यूज, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमसीक्यू एंड एमटीक्यू? एमसीक्यू छोटा होता है, एमटीक्यू में एक शॉर्ट केस स्टडी गिवन होती है और उससे मल्टीपल क्वेश्चंस निकलते हैं, 5 क्वेश्चन निकलते हैं हर एमटीक्यू में। तो फॉर एग्जांपल एक एमटीक्यू होगा तो उसकी एक शॉर्ट केस स्टडी गिवन होगी, 5-7 लाइनों की, उसमें से निकलेंगे 5 सवाल, 5 एमसीक्यूज निकलेंगे, 5 एमसीक्यूज निकलेंगे। एक केस स्टडी के अंदर 5 एमसीक्यू निकलेंगे, हर एमसीक्यू 2 मार्क का होगा। हर एमटीक्यू के अंदर 5 एमटीक्यू निकलेंगे, हर एमटीक्यू के अंदर 5 एमसीक्यू निकलेंगे, हर एमसीक्यू 2 मार्क का होगा। तो अगर हर एमसीक्यू 2 मार्क का होगा तो इसका मतलब एक एमटीक्यू 10 मार्क का बन गया, और 3 एमटीक्यूज आने हैं आपके पास। तो हर एमटीक्यू 10 मार्क का है और 3 एमटीक्यूज आपके पास आने हैं, तो इसका मतलब ये सेक्शन बी भी 30 मार्क का बन गया। तो essentially first 60 marks of your exam are going to be multiple choices, are going to be multiple choices। और multiple choices का मतलब कभी कभार उसमें fill in the blank भी आ जाते हैं, लेकिन essentially you get the concept, multiple choices छोटे सवाल होते हैं, right? हाँ, फर्स्ट 30 मार्क्स के लिए कोई केस स्टडी नहीं होती, सेकंड 30 मार्क्स के लिए केस स्टडी होती है, छोटी केस स्टडी होती है, हम उसको मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस कहते हैं। सेक्शन सी 40 मार्क का होता है, रिमेनिंग 40 मार्क्स, उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 20-20 मार्क्स ईच के, जिनमें से एक सवाल जिनमें से एक सवाल लाजिम तौर के ऊपर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा, सिंगल एंटिटी भी हो सकता है, ग्रुप एंटिटी भी हो सकता है, और दूसरा सवाल रेशोज से रिलेटेड होगा। तो 2 क्वेश्चंस, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, एक सिंगल एंटिटी कंसोलिडेशन या रेशोज होगा, और बाकी आपके पास रह गए सेक्शन ए और बी। 30, 30, 40, कुल मिला के कितना हो गया? 100। कुल मिला के कितना हो गया? 100। सर ये एक बात क्लियर कर दो सर 100 मार्क कैसे आते हैं पूरा पेपर करके? 30, 30, 40, 100 आ जाएंगे। सर अगर कोई बच्चा फेल होता है, अगर कोई बच्चा फेल नहीं कहते, इसको कह देते हैं अनसक्सेसफुल रहता है, तो क्यों रहता होगा? हर एक टीचर की, हर एक स्टूडेंट की अपनी अलग अलग परसेप्शन हो सकती है। माय analysis is students do not fail due to section C. They are most afraid of section C. They are most afraid of section C, but they fail due to section A and B. सब लोग सेक्शन ए और बी की वजह से फेल होते हैं, यानी अनसक्सेसफुल रहते हैं। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव सेक्शन ए और सेक्शन बी इज क्रिटिकल, क्योंकि एमसीक्यू होता है ना, आप बड़ा आसान है किसी गलत ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना, तो देयर आर चांसेस ऑफ एरर, देयर आर चांसेस के दैट यू डोंट गेट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एन एमसीक्यू। 2 लाइन का एमसीक्यू आप 2 लाइनों में से कितना एक्सट्रैक्ट करोगे यार? लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, तो पूरे पेज का क्वेश्चन है। अगर पूरे पेज का क्वेश्चन है तो चलो बात समझ में आ जाती है, उसके अंदर इतना डाटा गिवन होता है, इतना डाटा गिवन होता है, और हम तो पाकिस्तानी हैं, हमको तो बचपन से सिखाया गया है कि भाई सवाल से जवाब बनाना है, तो इतना लंबा सवाल होता है, हम उसमें से जवाब आसानी से बना लेते हैं। हमारे तो बचपन से ही सिखाया है ना, सवाल से जवाब बनाना है, हो जाता है ये। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर यू नो दैट इज द एरिया वेयर आई फील के मोस्ट पीपल एंड स्पेसिफिकली हमारे लोकल लोग जो है वो सबसे ज्यादा
वहाँ पे एरर्स करते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमको मुश्किलात वहाँ पे होती हैं। तो हमारे कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि दैट वी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मेक श्योर कि सेक्शन ए और बी अच्छा हो रहा होगा। क्लियर होती है बात ये? नाउ दिस इज द पेपर फॉर्मेट। जैसे मैंने लिखा हुआ है, सेक्शन ए एंड बी कैन कवर एनी एरिया ऑफ योर सिलेबस। अच्छा, अभी तक एंड बी वेरी क्विक अबाउट इट, कोई सवाल है अभी तक? Is there any question that any one of you with regards to the course, with regards to the course, कोई भी ऐसा सवाल जो कि कोई भी पूछना चाह रहा हो, I'll be very happy to answer. कोई सवाल नहीं है? कोई सवाल नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि कोई सवाल ही नहीं है। सवाल होना चाहिए था ना सर, ये सब तो सही है, बाकी क्या सीन है? कब पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, क्या क्लास टाइमिंग होगी? देखो ना, अदिल ने वही पूछा जो मैं चाह ही रहा था, तुम ये से पूछो नेक्स्ट स्लाइड का टॉपिक कैसे बनेगा, क्लास टाइमिंग क्या है, शेड्यूल क्या है, कब पढ़ाया करेंगे, उर्दू में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, मतलब ये सारे मतलब चुट चुट सवाल। सुन ले भाई। अच्छा, primarily we'll have 2 fixed classes per week. Saturdays and Sundays. सैटरडे 2 से 6, संडे भी 2 से 6। कुछ कहना चाह रहे हो? क्या होगा? कोड तो डाल दूंगा तुमको। हाँ नहीं, मेरे शक्ल से आएंगे ना वो तो। एक सेकंड। सही। तो प्राइमरीली, सॉरी, तो प्राइमरीली जो आपकी फिक्स क्लासेस हैं वो सैटरडे एंड संडे है 2 to 6। लेकिन आपने देखा कि एक मैंने यहाँ पे बड़ा अच्छा वो फ्रेज लिखा हुआ है, जरूरत इजाद की माँ है, जरूरत इजाद की माँ है, यानी necessity is the mother of invention. So we probably whenever it is required, and that is up to me, वीकडे में भी एक क्लास रखा करेंगे, प्री अलाइन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 घंटे पहले बोल दिया पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता। तो प्री अलाइन करके वी हैव अ रूम फॉर 1 weekday class, and that most probably those weekday classes will be in evening once I get free from my office, and most हो सकता है many of you people may be working somewhere, और हो सकता है आप रात में ही फारिग होते हो, तो we'll have a good late night session, so to say late night program, but जरूरत इजाज़त है whenever it is necessary. Fixed classes are Saturday and Sunday. If there will be any deviation, I'll let you know very much in advance. सही? ओके। अच्छा, जैसे आपने सवाल पूछा कि अगर कोई क्लास मिस हो गई है तो मिस का हम कॉम्पनसेट कर लेंगे, अदर देन दैट कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। और कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाह रहे हो? What to do next? What to do next? You need to wait. करना क्या है? आप सब लोगों ने ये या तो एडमिन के पास या तो मेरे पास, आप सब लोगों ने एक काम ये करना है, और आप एक नंबर भी नोट कर लें। ये हमारी एडमिन का नंबर है, जिससे 0342234130। अंसार नाम है इनका, मेरी एडमिन के बंदे। इसके अंदर जो है आपने अपने कुछ कहना चाहिए? गंदी बात है कोई? एक सेकंड आप लोग होल्ड करें प्लीज। ओके, सो कमिंग बैक टू इट, तो अंसार के पास जाके आप लोगों ने अपना ये रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर लेनी है। मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो मुझे अपना नंबर दे दें या मुझे मुझे टेक्स्ट कर दें, व्हाट्सएप कर दें, तो विल ऐड यू इन अ ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर सारी अपडेट्स आ जाया करेंगी, क्लास का स्केड्यूल क्या है, क्या करना है, कब करना है। अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी तो आई लेट यू नो इन एडवांस। तो सारा ग्रुप समझ लो हमारा कंट्रोल रूम होगा, वहीं से हम इंशाल्लाह ताला कंट्रोल कर लिया करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट्सएप ग्रुप।
मेरा नंबर भी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी व्हेनेवर यू वांट। आप रात के 4 बजे भी मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैं कॉल नहीं उठाऊँगा ये एक अलग बात है, लेकिन आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो थोड़ी-सी रिकमेंडेशन यही होती है कि थोड़े से मतलब टू द पॉइंट अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए उसके लिए जवाब देना। बहुत सारे लोग कभी-कभार ऐसा होता है, एंड आई एम सेइंग दिस, आई एम रिकॉर्डिंग दिस, कि बहुत कभार ऐसा होता है कि यू सेंड योर टीचर अ मैसेज जिसके अंदर आप पूरी कहानी बिल्डअप करते हैं। सर मैं जब पैदा हुआ तो वो सन ये था और फिर मैंने ये स्कूलिंग की और ये हुआ और वो हुआ और वो हुआ, और काम की बात आखिरी 20 सेकंड के अंदर होती है। So as a teacher, as a professional, I prefer कि you send me that last वाला part. I don't बाकी thing you see, I mean it's important to get to know you, लेकिन sometimes I don't have the time to listen to whole 3-4 मिनट वाली या 5 मिनट या 10 मिनट वाली वॉइस नोट, एंड बिलीव यू मी लोग करते हैं ऐसा, मुझे ऐसे आते हैं टेक्स्ट और फिर लोग शिकायत भी करते हैं कि आप सर रिप्लाई नहीं करते। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट प्रोफेशनल। टू द पॉइंट बात करें, आई मेक श्योर कि मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसी वक्त आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं। सही है। तो विद दिस हमारी आज का सेशन कंप्लीट होगा। सारी चीजें आपके पास मौजूद है, रजिस्टर होना जरूरी है फॉर योर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास है आपकी नेक्स्ट वीक, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे नेक्स्ट वीक। कल कोई क्लास नहीं है, कल कोई क्लास नहीं है, कल कोई क्लास नहीं है। सैटरडे से आप लोग ज्वाइन इन होंगे। उस सैटरडे से पहले, उस सैटरडे से पहले देयर इज वन क्लास जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक क्लास है। देयर इज वन क्लास विच इज अ बिल्डिंग ब्लॉक क्लास। वो क्लास लेके आप एलिजिबल होते हैं F7 पढ़ने के लिए। तो देयर इज वन क्लास विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आप ग्रुप हम नया बनाएंगे, उसके अंदर मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा। तो देयर इज अ क्लास फॉर आईएसबी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मैंने आपसे काफी डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक 2-3 पेज का डॉक्यूमेंट है, बट येट इट इज इम्पोर्टेंट। तो बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्लास, वो 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर है जो कि आप लोगों ने यूट्यूब से जाके, यू कैन सर्च मी आउट, यासरी आमिर लिख के सर्च वर्च करेंगे, आ ही जाएगा इंशाल्लाह, वरना अदरवाइज आई विल बी शेयरिंग द लिंक। तो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बिल्डिंग ब्लॉक की क्लास आप लोगों ने लेकर आनी है, तो ही आप नेक्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। मेक श्योर करिएगा कि आप ये जो अपने एडमिशन एडमिशन सो टू से रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है ये पहले से कर लें। ये आखिरी टाइम पे ना करिएगा, सो दैट वी कैन फिक्स द टाइमलाइंस एंड यू नो फिक्स द scheduling accordingly. क्लियर? मेरी तरफ से यही है। if there is any legit question that you may want to ask, I'm you can feel free, पूछें और मैं आपका जवाब दूंगा, राइट?